हाँ जी साहब, करंट अफेयर्स की जुलाई 2026 के पार्ट नंबर 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका संभव जैन और पहली खबर देखते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। दोस्तों, पहली खबर आ रही है ब्रिक्स से। ब्रिक्स की मीटिंग जो हो रही है वो इसी बार इंडिया में हो रही है। तो जो ब्रिक्स सम्मेलन चलेगा साहब इंडिया में, वो चलेगा दोस्तों, पहली बात तो 17 से लेके 19 सितंबर तक डेट इसकी फिक्स हो गई है। और इंडिया में होगा तो नई दिल्ली इसका मुख्य आयोजन केंद्र नई दिल्ली में होता है, ये मतलब होगा 17 से 19 सितंबर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है। अगर बात की जाए दोस्तों, जो इसका मुख्य अतिथि इस बार बनाया गया है भारत की तरफ से, वो किसे बनाया गया तो आपको जानकर हैरानी होगी। बांग्लादेश को इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जा रहा है। ठीक है साहब, तो ब्रिक्स सम्मेलन 17 से 19 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। 17 से 19 सितंबर मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो गई है। और बांग्लादेश को इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया है, सॉरी मुख्य नहीं, विशिष्ट अतिथि के तौर पर, विशिष्ट अतिथि के तौर पर किसे बुलाया गया है? बांग्लादेश को। अगली जो खबर है दोस्तों, वो है साहब ठाणे क्रीक, एक फ्लेमिंगो अभयारण्य है। कुछ दिनों पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, फ्लेमिंगो अभयारण्य है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। और ये इंडिया का पहला ऐसा था जो फ्लेमिंगो अभयारण्य था। भारत, फ्लेमिंगो एक पक्षी टाइप का हो गया, मतलब भारत का ये पहला फ्लेमिंगो अभयारण्य था। ठीक है साहब। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, इसमें इसमें एआई संचालित अभयारण्य बन गया ये। अब इसमें एआई का यूज होगा। एआई संचालित पक्षी अभयारण्य बन चुका है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा, सुख सुविधाएं मिलेंगी साहब फ्लेमिंगो के। जो फ्लेमिंगो होता है उसके पुनर्स्थापन के लिए, उसके लिए ये फ्लेमिंगो एक पक्षी होता है। तो ये एआई संचालित पक्षी अभयारण्य बन गया है, जिसका नाम क्या था, क्या है, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, जो कि इंडिया का पहला फ्लेमिंगो अभयारण्य था। ओके साहब। अगली खबर दोस्तों आ रही है रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा को तो जानते होंगे, नहीं जानते क्या? अरे भाई साहब, क्रिकेटर ना रोहित शर्मा। तो इन्होंने क्या किया अभी हाल ही में, जो वनडे मैच होता है ना, वनडे मैच में जो आपने एक मैदान सुना होगा, लॉर्ड्स का मैदान, सुना है कि नहीं? लॉर्ड्स का एक मैदान है, लॉर्ड्स, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब क्रिकेट की दुनिया में बहुत फेमस एक स्टेडियम है लॉर्ड्स। आप लोग अगर नहीं जानते होगे तो शायद, क्रिकेट में अगर आपको रुचि होगी तो आपको पता होगा, शायद अगर नहीं रुचि होगी तो नहीं पता होगा। हम लोग तो बहुत, मतलब क्रिकेट के बहुत शौकीन लोग हैं तो इसलिए सब पता है। लॉर्ड्स का एक स्टेडियम है इंग्लैंड में। तो रोहित शर्मा ने क्या किया, वनडे क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में सेंचुरी मार दी। क्या मार दिया? शतक मार दिया। और इस तरह ऐसा शतक मारने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं ये, जिन्होंने कहाँ पर सेंचुरी मारी है, कहाँ पर सेंचुरी मारी है? लॉर्ड्स में। समझ गए? तो रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में लॉर्ड्स मैदान में शतक मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा। और आपको दोस्तों एक बात और जान के बड़ा मज़ा आएगा कि ये किसी भी तरीके से वनडे क्रिकेट में सेंचुरी मारने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा उम्र में इन्होंने सेंचुरी भी लगा दी। तो शतक मारने वाले ये कैसे हैं? सबसे उम्र दराज खिलाड़ी। शतक मारने वाले, शतक मारने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं ये। सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा। और इन्होंने दोस्तों 39 वर्ष 80 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया है। यानी इनकी जो उम्र है वो 39 वर्ष 80 दिन थी तब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले दोस्तों ये रिकॉर्ड जो था वो सचिन तेंदुलकर पे था। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 38 वर्ष 327 दिनों की उम्र में ये सेंचुरी मारी थी और सचिन साहब ने का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटा। क्लियर हो गया? तो रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में लॉर्ड्स मैदान में शतक मारने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं। शतक मारने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए, जिन्होंने 39 वर्ष 80 दिन की उम्र में शतक मारा है। और सचिन तेंदुलकर जो कि 38 वर्ष 327 दिन की उम्र पर शतक मारा था, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। अगली खबर है दोस्तों, वो है शब्द लोग। और सब ठीक हो? बढ़िया है सब कुछ? ये करंट अफेयर्स जितनी बार आप, मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि अगर आप वीडियो भी देखते होगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें याद हो जाती होंगी। तो 2-3 बार अगर आप वीडियो भी देख लोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। उसके बाद फिर पीडीएफ में देता हूँ, उससे रिवाइज कर सकते हो,
या फिर आप खुद भी इसको नोट कर सकते हो। मतलब एक बार अपने से भी रिवीजन जरूर कर लेना। सिर्फ वीडियो पे डिपेंड रहोगे ना तो फिर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि खुद के दिमाग पर प्रेशर नहीं आ रहा ना। इसलिए याद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने दिमाग पर भी प्रेशर डालो। शब्द लोग क्या है दोस्तों? ये भारत का पहला इमर्सिव म्यूजियम है। इमर्सिव भाषा संग्रहालय, इमर्सिव भाषा संग्रहालय है ये। भाषा संग्रहालय म्यूजियम खोला गया है हाल ही में ये, जिसका नाम रखा गया है शब्दलोक। और ये संस्कृति मंत्रालय की तरफ से खोला गया है। किस मंत्रालय की तरफ से? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये खोला गया है। उद्घाटन कौन करेंगे साहब? तो अमित शाह, आपने नाम सुना होगा। अमित शाह जी ने इनका उद्घाटन किया है कोलकाता में, कलकत्ता में ये खोला गया है। ठीक है साहब, तो आपने समझा शब्दलोक क्या है। भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा खोला गया, अमित शाह द्वारा कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। और इस दोस्तों पूरे इस म्यूज़ियम में 9 तरह की गैलरीज, जो म्यूज़ियम गैलरीज होती ना, 9 गैलरीज और 380 भाषाएं शामिल होंगी। कितनी? 380 भाषाएं और 9 गैलरी शामिल होंगी। तो शब्दलोक क्या है? एक तरह का इमर्सिव भाषा संग्रहालय है। ओके साहब, अगली खबर देखते हैं दोस्तों। भारत और ब्रिटेन के मध्य में समझौता हो गया। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है साहब, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं, सेटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। ये हाल ही में दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, जो कि 15 जुलाई को लागू हो गया। कब लागू हुआ? 15 जुलाई 2026 को ये लागू हो गया है, 15 जुलाई 2026 को। और इसमें ये बात कही गई है कि हम जो है 2030 तक इंडिया और इंग्लैंड का जो व्यापार है वो 100 अरब डॉलर तक लेके जाएंगे। ठीक है, 2030 तक की बात हो रही है। 2030 तक में दोस्तों 100 अरब डॉलर लेके जाएंगे। वर्तमान में इनका जो व्यापार चल रहा है इंडिया और ब्रिटेन का, वो लगभग 55 से 60 अरब डॉलर के बीच में है। ओके, तो इंडिया ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ है? 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हम 2030 तक इंडिया ब्रिटेन के व्यापार को 100 अरब डॉलर तक लेके जाएंगे। और वर्तमान में कितना चल रहा है? 55 से 60 अरब डॉलर चल रहा है। अगली खबर दोस्तों वो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से निकल के आ रही है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया गया। तो नया अध्यक्ष कोई बनेगा तो पता होना चाहिए ना, करंट अफेयर्स में बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जो इसके नए अध्यक्ष दोस्तों बने हैं उनका नाम है हरजीत ग्रेवाल। हरजीत ग्रेवाल ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हैं। हरजीत ग्रेवाल। कौन है? हरजीत ग्रेवाल। अगले हैं दोस्तों ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने गए साहब। लियो साहब, ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर आए गए। हमारे यहाँ से तो अभी तक मोदी जी चल रहे हैं लगातार कई सालों से, ब्रिटेन में बदल रहे हैं। तो लेबर पार्टी के दोस्तों आए हैं, इस बार लेबर पार्टी से बने हैं। लेबर पार्टी के जो नेता हैं उनका नाम है एंडी बर्नहैम। एंडी बर्नहैम वो ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कौन बन गए हैं? एंडी बर्नहैम। बा से ब्रिटेन है, बा से बर्न लेबर पार्टी से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए साहब। अगली दोस्तों खबर है वो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। नहीं, न्यूज़ है दोस्तों, जिनका नाम है जो व्यक्ति हैं वो है सौरभ गांगुली। न्यूज़ है सौरभ गांगुली से रिलेटेड। सौरभ गांगुली तो क्रिकेटर रहे हैं, जानते होंगे आप लोग। तो ये सौरभ गांगुली दोस्तों हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। हॉल ऑफ फेम में इसमें शामिल होने वाले ये 12वें खिलाड़ी हैं, 12वें क्रिकेटर हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। कौन? सौरभ गांगुली। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से वे क्रम के हैं खिलाड़ी? सौरभ गांगुली हैं 12वें क्रम की। अगली खबर दोस्तों जो निकल के आ रही है वो आ रही है हाल ही में दोस्तों अंकटाड की एक मीटिंग हुई है, जिसको कहते हैं अंकटाड उपभोक्ता संरक्षण बैठक। उपभोक्ता संरक्षण बैठक। अभी रिवाइज कराऊंगा, बहुत सारी न्यूज़ है ना तो रिवाइज कराता रहूँगा, चिंता मत करो। अब अंकटाड उपभोक्ता संरक्षण बैठक
ये हाल ही में दोस्तों आयोजित होती है। ऐसी सारी बैठकें जिनेवा में लगभग हो जाती हैं। जिनेवा आपका स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ये दोस्तों जिनेवा में आयोजित हुई और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि भारत की अध्यक्षता में ये आयोजित हुई है। भारत इसका क्या है? अध्यक्ष है। भारत इसका कौन बना है? अध्यक्ष। तो अंकटाड उपभोक्ता संरक्षण बैठक जिनेवा में आयोजित हुई है और भारत इसका अध्यक्ष है। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है वो है पीवी सिंधु से रिलेटेड। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन खेलने वाली इंडियन प्लेयर हैं, बहुत मशहूर प्लेयर हैं। तो इन्होंने दोस्तों हाल ही में जापान ओपन जीत लिया। जापान ओपन जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। ये पहली भारतीय बनी है। और किन्हें इन्होंने मतलब कोई जीती हैं तो किसी को हराएंगी ना। तो किसको हराया है? अकाने को हराया है। अकाने यामागुची है। ये गुची इनको हराया और ये जापानी ही खिलाड़ी हैं। तो ब्रैकेट में जापान भी लिख लेते हैं। जापान को हराया। ठीक है साहब, बैडमिंटन खेलती है ये। ठीक, ब्रैकेट में लिख दो बैडमिंटन, नहीं तो भूल जाओ कौन है ये। काय का मतलब ये चैंपियनशिप किसकी है। तो पीवी सिंधु ने जापानी ओपन वाला जो बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता है वो जीतने वाली है, पहली भारतीय बनी है। और जापान का ही ये चैंपियनशिप है। जापान की ही रहने वाली अकाने यामागुची, जो कि खुद जापान की रहने वाली है, उनको हरा दिया पीवी सिंधु ने। कितना अच्छा लगता होगा ना यार, पीवी सिंधु वगैरह को इन लोगों को कितना प्राउड फील होता होगा कि वो लोग देश के लिए क्या कर रहे हैं। और मुझे कभी कभी लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे यार, बड़ा अफसोस होता है। आप लोगों को शायद इतना ना होता, मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पाते। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ऐसी बातें धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन की इंडस्ट्री में कुछ अच्छा रिफॉर्म करें। अब देखते हैं कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे, बहुत सी चीज़ें होती है ना। अगली दोस्तों न्यूज़ है वो है भारतीय रेलवे। इंडियन रेलवे से रिलेटेड एक अगली खबर है। बहुत अच्छी खबर ये है दोस्तों कि इंडियन रेलवे जो अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है ना, बिजली पे, तो लगभग 99.6% जो विद्युतीकरण है वो भारतीय रेलवे ने हासिल कर लिया है। ठीक है, यानी पूरे देश में जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं वो 99.6% जो ट्रेनें हैं वो बिजली से अब चलने लगी हैं। पहले कोयला पे चलती थी ना, अब कोयले की इतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। और 99.6% विद्युतीकरण हासिल कर लिया। और विद्युतीकरण के मामले में अब हम लोग सेकंड रैंक पे आ चुके हैं। कौन? हम लोग मतलब इंडियन रेलवे 99.6% विद्युतीकरण हासिल करते हुए सेकंड रैंक पर इंडियन रेलवे आ गया है। पहले पे कौन है दोस्तों? तो पहले पर भी आपको पता होना चाहिए, स्विट्ज़रलैंड है। पहले पे स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ पे 100% जो ट्रेनें हैं वो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। ठीक, जैसे कई देश ऐसे हैं जहाँ पे कोयले पे ट्रेन चलती है। जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर ट्रेनें कोयले पे चलती हैं। इंडिया में कुछ ट्रेनें कोयले पे चल रही हैं और कुछ ट्रेनें बिजली पे चल रही हैं। तो अब जो है 99.6% हम लोग बिजली पे आ गए। कुछ दिनों बाद देखना हम लोग 100% हो जाएंगे। ठीक है साहब, अगली जो दोस्तों खबर है वो है स्पेन की। स्पेन में ख़तरनाक खबर ये है कि वहाँ पे लग गई जंगल में आग। जंगल में आग लग गई और जंगल में आग लगने के कारण वहाँ पे इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया। ठीक है, तो स्पेन में क्या हुआ है दोस्तों, जंगल में आग लगी और आपातकाल जंगल में वहाँ पे स्पेन में लगा दिया गया। ठीक है साहब, स्पेन में क्या हुआ, जंगल में आग लगी और स्पेन में लग गई इमरजेंसी, आपातकाल की वहाँ घोषणा कर दी गई है। क्लियर है। अगली दोस्तों न्यूज़ देखते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आपकी भारत और नेपाल की। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप्स, बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इंडिया और नेपाल के बीच में भारत की कॉमर्शियल मालगाड़ी चलने लग गई। ठीक है, ऐसी पहली वाणिज्यिक मालगाड़ी आपको वाणिज्यिक ऐसे लिखा जाए ना, वाणिज्यिक मालगाड़ी, पहली ऐसी मालगाड़ी है जो इंडिया और नेपाल के बीच में चल रही है, जो कि दोस्तों कलकत्ता से, इंडिया की तरफ से कलकत्ता से चलेगी और नेपाल में जाएगी। नेपाल में एक जगह है विराटनगर, वहाँ पर ये चला करेगी। तो पहली कॉमर्शियल मालगाड़ी का सफल संचालन जो है वो चला करेगा। इसमें दोस्तों 40 डिब्बे हैं। इस ट्रेन में 40 डिब्बे हैं, जो 40 डिब्बे जाया करेंगे। ठीक साहब, ओके।
और आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो माल जाएगा ना माल, तो सबसे पहले ये कहा गया है कि कैनोला जाएगा। कैनोला, कोयला नहीं है, ये कैनोला है। कैनोला एक चीज़ होती है सरसों जैसी, ठीक है, सरसों का एक कुछ प्रोडक्शन है, उसको कैनोला कहते हैं। तो जो माल जाएगा लद के वो जाएगा कैनोला। कोलकाता और विराटनगर के बीच में पहली कॉमर्शियल मालगाड़ी स्टार्ट हो गई है भारत और नेपाल के बीच में। ओके साहब, अगली खबर दोस्तों देखते हैं। अगली खबर है वो है आपका, हाल ही में दोस्तों 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, टेबल टेनिस चैंपियनशिप भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है ना, इसलिए वो भी राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ की है। और ये कहाँ पर दोस्तों हुई है? तो ये आपकी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में तो ये आयोजन हुआ है। दिल्ली में एक स्टेडियम है त्यागराज स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? त्यागराज स्टेडियम है दिल्ली में, वहाँ पर हुआ है। अगर बात की जाए दोस्तों इसके शुभंकर की, कि भैया शुभंकर बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका जो शुभंकर है वो है मयूर। क्या है? मयूर। ठीक, तो 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हो गई? दिल्ली में हो गई, त्यागराज स्टेडियम में। और इसका शुभंकर क्या है? मयूर है साहब। अगली खबर दोस्तों वो है फ्रांस की। फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने एक नई तूफान ले आई। जो भी बच्चे 15 वर्ष से कम है, 15 वर्ष से जितने बच्चे कम है ना, उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। जो सोशल मीडिया होता है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ले साहब, काम ख़त्म। अभी तक आपने ऑस्ट्रेलिया सुना होगा कि 16 साल की उम्र में, जो 16 साल तक की वहाँ पर लिमिट थी, 16 साल से कम उम्र के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया नहीं चला सकते थे। अब ये फ्रांस ने नया तूफान निकाल दिया कि लो 15 वर्ष कर दिया। ले साहब, अब तो कहानी ख़त्म हो गई। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो आ रही है आपकी शिक्षा मंत्री से रिलेटेड। हाल ही में आपने देखा होगा कि धुआं मचाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिलवा दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो, उन्होंने क्या दिया? धर्मेंद्र प्रधान का हो गया अब इस्तीफ़ा, जो कि शिक्षा मंत्री थे भारत के। और जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? उनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। तो ये भी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पता तो आपको पहले से, लेकिन हमारा काम तो साफ सब कुछ बताना है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया शिक्षा मंत्री के तौर पे, और नए जो शिक्षा मंत्री भारत के बने हैं उनका नाम है प्रहलाद जोशी। अब दोस्तों जो अगली खबर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2030 कहाँ होगा। फीफा बस वैसे तो अभी 2026 चल रही है, वो इस साल वाला तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में चल ही रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। लेकिन अभी घोषणा हो गई है कि अमेरिका फीफा विश्व कप 2030 है, इसका आयोजन कहाँ होगा। और ऐसा दोस्तों पहली बार हो रहा है, पहली बार ऐसा होगा कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 6 देशों में होगा। कहाँ पर होगा? 6 देशों में आयोजन होगा, और 3 महाद्वीपों का इस्तेमाल किया जाएगा। देख रहा है विनोद, 3 महाद्वीपों के 6 देशों में आपको फीफा विश्व कप 2030 देखने को मिलेगा। अब ये 6 देश कौन कौन से हैं? तो देखो, एक है आपका उरुग्वे, एक है आपका पराग्वे, उरुग्वे पराग्वे, एक है आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे पराग्वे अर्जेंटीना, फिर है आपका स्पेन पुर्तगाल, स्पेन पुर्तगाल और मोरक्को। ये 6 देश हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपका क्या होगा? पूरा फीफा विश्व कप का 2030 का आयोजन होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 6 देशों में, भाई साहब 6 देशों में तो खेल होंगे। अब 3 महाद्वीपों का तो इस्तेमाल किया गया है। कमेंट सेक्शन में आपको आज यही बताना है कि ये जो इन 6 देशों में से कौन कौन से देश किस महाद्वीप में आते हैं, ज़रूर बताना। जैसे मतलब 3 महाद्वीप है ना, तो वो 3 महाद्वीप कौन से हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन से हैं। मेरा काम बताना है, मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन आपका भी दिमाग इस्तेमाल कराने के लिए आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि जैसे अर्जेंटीना, 3 महाद्वीप कौन कौन से होंगे इन 6 देशों के लिए। ओके, अब अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अपनी जो प्रेसिडेंट हैं, इंडिया की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मैडम, क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू, इनकी यात्राएं हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू की कुछ यात्राएं हुई हैं, यूरोप की यात्रा पर ये गई हैं। अरे भाई साहब, जब कोई नेता ना ट्रिप मारने जाता है तो मैं एक ही गाना गाता हूँ, आए हम बराती बारात लेके। धुआं मचाते हुए भाई साहब द्रौपदी मुर्मू पहुँच गई
यूरोप। कभी जाओगे यार? जाओ जाओ, ज़रूर जाओ। तो दोस्तों अगर बात करी जाए तो ये यूरोप में भी पूर्वी यूरोप की यात्रा पे गई हैं। मतलब यूरोप तो वैसे पूरा यूरोप ही है, लेकिन इस बार इन्होंने अपने लिए पूर्वी यूरोप की यात्रा सेलेक्ट की है। कौन कौन से 3 देश इन्होंने सेलेक्ट किए हैं? तो 3 देशों में ये घूमने गई हैं। तीनों देश पता होना चाहिए। एक देश है आपका मोल्डोवा, एक तो मोल्डोवा हो गया, एक है उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया, यहाँ पे भी गई हैं ये घूमने, उत्तरी मैसिडोनिया। और इसी तरह ये गई हैं दोस्तों रोमानिया। ये क्रम भी सेम यही है। तो ये चीज़ें अपने को समझनी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाई साहब पूर्वी यूरोप तक घूमने चली गई। 3 देशों में धुआं मचा दिया, मोल्डोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया। अब इसकी तारीख इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तिथि इसकी इम्पोर्टेंट है कि ये पूर्वी यूरोप की यात्रा कब की थी। तो 19 से लेके 25 जुलाई के बीच में आपको राष्ट्रपति साहिबा कहाँ दिख रही थी? पूर्वी यूरोप में। कुछ दिनों पहले अभी हमने पिछली क्लास में कराया था कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है ना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन तीनों देशों में हमारे मोदी जी गए थे घूमने। अब ये चली गई भाई साहब। इन लोगों की भाई बहुत आंधी मौज है, मज़ा आ जाता है भाई इन लोगों का सुन के। हम लोग घर में पड़े हुए उल्लू से है कि नहीं, आराम से मौज कट रही है। अब साहब देखो, द्रौपदी मुर्मू तो पहुंच गई हैं। इसी द्रौपदी मुर्मू से मतलब हमारी एक पड़ोस में रहती हैं द्रौपदी आंटी, तो उनके जो पति देव हैं बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, सुना दूं भाई साहब, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। वो कहते हैं तुम्हारी बीवी हमारी बीवी है, क्या बोलते हैं, तुम्हारी बीवी हमारी बीवी सभी की बीवी होती लड़ाका, अपनी तो लगती है सबको खंडर, दूजे की लगती बड़ी पटाखा। आय हाय हाय है, अपनी तो बीवी लगती है खंडर, दूजे की लगती बड़ी पटाखा। तो साहब द्रौपदी मुर्मू घूम रही हैं, 19 से 25 जुलाई घूम आई। सबसे पहले कहाँ गई? मोल्डोवा। तो अपन बात करेंगे अब मोल्डोवा के बारे में। जो मोल्डोवा दोस्तों गई ये अपनी द्रौपदी जी, तो ये मोल्डोवा 20 तारीख को पहुंच गई थी। 20 जुलाई को ये इन्होंने यहाँ पे कदम रख लिए थे। 19 से 25 जुलाई यात्रा मानी जाती है, क्योंकि 19 को ये निकल गई थी मैडम जी, और 20 को पहुंच गई मोल्डोवा। अब थोड़ा मोल्डोवा के बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है बुखारेस्ट। राजधानी इसकी बुखारेस्ट है। क्या है? राजधानी इसकी बुखारेस्ट है। अरे राजधानी तो लिखना तो भूल ही गया, कोई बात नहीं। राजधानी इसकी क्या है? बुखारेस्ट है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम भी जान लेते हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राष्ट्रपति से मिली हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के, उनका नाम है दोस्तों मोल्डोवा, सॉरी अरे गलती हो गई, अरे बुखारेस्ट कहाँ राजधानी है मोल्डोवा की? मोल्डोवा की राजधानी तो किशिनाउ है, किशिनाउ, सॉरी सॉरी सॉरी, किशिनाउ राजधानी है। और जो राष्ट्रपति हैं वो हैं माइया संडू। माइया संडू, माइया अजीब सा नाम है, माइया संडू। ठीक है साहब, संडू हैं जी, बिल्कुल संडू। तो मले हुए संडू हैं जी, है कि नहीं? मालडोवा में मले हुए संडू रहते हैं। किस करते रहते हैं मले हुए संडू? आय हाय हाय हाय, किस मल्डू संडू जो है कि नहीं। तो ऐसे आप कुल मिला के याद करना है। और उसके बाद दोस्तों पहुंच गई अपनी प्रेसिडेंट मैडम दूसरे नंबर पे। पहले पे मोल्डोवा था, दूसरे पे ये कहाँ गई हैं? उत्तरी मैसिडोनिया। ये बताया ना, ये गई है, देखो 3 देश गई है ना, ये बताया अभी, मोल्डोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया। अब बात करेंगे अपन लोग उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया पहुंच गई। उत्तरी मैसिडोनिया पहुंचेंगे कब? 20 तारीख को तो यहाँ रही है ना, तो 21 तारीख को यहाँ पहुंच जाएंगे। 21 और 22 जुलाई को ये उत्तरी मैसिडोनिया में रही हैं। अगर बात करी जाए उत्तरी मैसिडोनिया की, तो मैसिडोनिया की जो राजधानी है वो भी आपको जाननी है। और राजधानी दोस्तों क्या है? राजधानी है स्कोपजे। स्कोपजे क्या है राजधानी? स्कोपजे। और ये स्कोपजे दोस्तों वो जगह है जहाँ पे मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। हैप्पी बर्थडे मदर टेरेसा। जो हैप्पी बर्थडे हुआ था मदर टेरेसा जी का, वो स्कोपजे में हुआ था, मैसिडोनिया की कैपिटल है। अगर दोस्तों बात करें स्कोपजे में क्या हुआ स्पेशल यहाँ पे, तो स्पेशल ये हुआ कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा जो है वो वो मतलब लगाई, उसका अनावरण किया गया एक तरीके से। तो गांधी जी की प्रतिमा जो है द्रौपदी मुर्मू ने लगाई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वी यूरोप की अपनी यात्रा में किस देश के, मतलब देश भी पूछा जा सकता है, राजधानी भी पूछी जा सकती है, शहर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई है।
तो लगाइए स्कोपजे नामक सिटी में, जो कि उत्तरी मैसिडोनिया नाम के देश की राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। अब तीसरे देश में जो बात कर रहे हैं अपन लोग वो है रोमानिया की। रोमानिया भी अपनी प्रेसिडेंट मैडम गई द्रौपदी मुर्मू जी। ये कब गई हैं यहाँ पर? तो ये जैसे 22 तारीख तक तो यहीं रुकी हैं। टोटल यात्रा कब तक है? 25 जुलाई तक। तो 22 तक यहाँ रुकी हैं तो 23 को यहाँ पहुँच गई। 23 से लेके आपको 25 जुलाई तक दोस्तों रोमानिया में मैडम अपनी प्रेसिडेंट मैडम रही। और यहाँ की जो राजधानी है वो है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट यहाँ की क्या है? राजधानी है, बुखारेस्ट। क्लियर हो गया? बुखारेस्ट यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी जान लेते हैं अपन लोग। जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों उनका नाम है देखो सबसे अच्छी बात है कि इनका जो राष्ट्रपति है उनका नाम है, रोमानिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है निकुसर डेन। संभव जैन निकुसर डेन अजीब सा नाम है। तो रोमानिया के जो निकम्मे लोग हैं कि नहीं, निकम्मे से याद रखो, रोमानिया का निकम्मा है, रोमानिया का निकम्मा है। और बुखारेस्ट यहाँ की कैपिटल है। तो ये 3 देशों की यात्रा पर रही। एक बार पूरा देख लेते हैं अपन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोप की यात्रा 3 देशों में चली, मोल्डोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया में। 19 से 25 जुलाई 2026 के बीच में ये यात्रा हुई। मोल्डोवा 20 जुलाई को पहुंच गई थी, जिसकी राजधानी किसनाउ है। किसमी वैसा वाला किसनाउ। तो मोल्डोवा में मले हुए संडू रहते हैं, तो संडू साहब वहाँ के प्रेसिडेंट है। फिर ये उत्तरी मैसिडोनिया 21 से 22 जुलाई पहुंची, जहाँ की राजधानी है स्कोपजे। मदर टेरेसा का हैप्पी बर्थडे स्कोपजे में हुआ था। गांधी जी की प्रतिमा भी स्कोपजे में ही मुर्मू जी ने लगाई। फिर ये रोमानिया में निकम्मे लोग रहते हैं, तो राष्ट्रपति निकसूर है। राजधानी आगे क्या है? बुखारेस्ट। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है कनिष्क नारायण नाम के व्यक्ति की। कौन है ये कनिष्क नारायण? तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो हाल ही में ब्रिटेन के एआई मिनिस्टर बने हैं। ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री हैं ये, पहले एआई मंत्री। ओके। और ये जो कनिष्क नारायण है ना, ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं, भारतीय मूल के रहने वाले हैं और ब्रिटेन के पहले एआई मिनिस्टर हैं। देख लो विनोद, ब्रिटेन इन सब चीज़ों में कितना आगे, वहाँ पे एआई मिनिस्टर बन गया। मतलब एआई को लेके आप जब ब्रिटेन में, यूरोप में जब बात करोगे ना, तो वहाँ के बच्चे इतने टेक्निकली स्मार्ट हो रहे हैं। मैंने यूट्यूब पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी कि वो अपने घर पे बैठे बैठे एआई के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि उनके स्कूल में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, और अपने स्कूल में बैठे बैठे ये पता कर सकते हैं कि घर में कौन कौन सी तरह की एक्टिविटी हो रही है। और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नहीं, उन्हें उस एआई के माध्यम से पता चल जाता है। ठीक है, कैमरा वाली बात तो एक अलग है, और भी मतलब एआई के माध्यम से ब्रिटेन में, यूरोप में बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। और हमारे इंडिया में क्या हो रहा है एआई का इंडिया में एआई से क्या हो रहा है? मैं लौकी हूँ रे आप देखते होगे ना इंस्टाग्राम पे, मैं प्याज हूँ रे, मुझे खाओगे तो तुम्हें लू नहीं लगेगी रे, मैं हल्क हूँ रे इस तरह से एआई की वीडियो बनाई जाती हैं। तो यही तो अंतर होता है एक पढ़े लिखे देश में और एक जो है, अब क्या ही कहूँ, अभी कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा कि नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं कनिष्क नारायण। अगली खबर, प्राइम मिनिस्टर नहीं सॉरी, एआई मिनिस्टर बने हुए हैं, पहले एआई मिनिस्टर हैं। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है वो है सारनाथ। सारनाथ आपका अपना यूपी में पड़ता है, वाराणसी ज़िले में ये है साहब, यूपी का हिस्सा है, बनारस में है सारनाथ। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो आपका गौरव बढ़ाएगी। ये सारनाथ को भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 45वां विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है। किसे? सारनाथ को, जो कि बनारस में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ घोषित किया गया, ये घोषणा कहाँ हुई? ठीक है, कहाँ हुई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये घोषणा हुई कहाँ पर। तो दोस्तों एक जगह पड़ती है बुसान नाम की, दक्षिण कोरिया में। यहाँ पे दक्षिण कोरिया में बुसान नाम की एक जगह पड़ती है। वहाँ पे यूनेस्को की एक मीटिंग हुई थी, 48वीं मीटिंग, यूनेस्को की 48वीं मीटिंग थी, 48वें क्रम की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 48वें क्रम की ये मीटिंग थी, जो कि विश्व धरोहर समिति की बैठक थी। किसकी थी? विश्व धरोहर समिति की बैठक थी। ओके,
इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सारनाथ क्यों सुर्खियों में? क्योंकि भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। कौन से विक्रम का है? 45वां। बुसान में दक्षिण कोरिया में एक मीटिंग होती है, 48वीं मीटिंग, यूनेस्को की मीटिंग थी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी की वो मीटिंग थी जिसमें ये घोषणा की गई है। अब दोस्तों अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के हिसाब से तो ये यूपी का चौथा ऐसा स्थान है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है साहब, क्लियर हो गया ना? भारत का ये 45वां है, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? चौथा ये स्थान है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अगली खबर दोस्तों देखते हैं। अगली खबर फिर आ रही है एआई से रिलेटेड। एआई को लेके एक वैज्ञानिक पैनल गठित हुआ है जिसको कहा जा रहा है एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पैनल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गठित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये पैनल गठित किया गया है जो एआई पर है। इस तरह के पैनल जब गठित किए जाते हैं तो इसमें छोटी सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि कितने सदस्यों को शामिल किया गया है। तो 40 मेंबर इसमें शामिल किए गए हैं और 2 लोगों को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए इसको सह अध्यक्ष नाम दिया जाएगा। 2 इसके अध्यक्ष हैं ना, सह अध्यक्ष कौन कौन है इसके? तो एक व्यक्ति हैं दोस्तों मारिया रेसा। क्या नाम है? मारिया रेसा। मारिया रेसा एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता है, तो ये नोबेल विजेता भी रही हैं। और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है योशुआ बेंगियो। ये अजीब सा नाम है लेकिन क्या कर सकते हैं, योशुआ बेंगियो। तो एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने गठित किया, उसमें 40 सदस्यों को शामिल किया गया है। सह अध्यक्ष के तौर पर मारिया रेसा जो कि नोबेल विजेता हैं और योशुआ बेंगियो को बनाया गया है। नाम देखो कठिन है लेकिन आप याद कर सकते हो, मारिया और योशुआ ऐसे कर लो ना, मारिया योशुआ मारिया। अगली खबर आ रही है दोस्तों नीति आयोग से। नीति आयोग क्यों अभी सुर्खियों में रहा है? क्योंकि नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। भाई साहब जैन साहब हैं, आईएएस ऑफिसर हैं दोस्तों, और अनुराग जैन उनका नाम है, अनुराग जैन। अब यहाँ पर ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैन साहब किन की जगह बने हैं। तो ये वीवीआर जो सुब्रमण्यम साहब थे, वीवीआर सुब्रमण्यम उनके स्थान पर बने हैं, वीवीआर सुब्रमण्यम के स्थान पर बने हैं। तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं आईएएस अनुराग जैन है। ये अनुराग जैन भी अच्छा लग रहा है सुनने में, जैन साहब हैं साहब, ठीक, और आईएएस भी हैं। अगला दोस्तों बात करते हैं अपन लोग अगली खबर की। अगली खबर से एक सवाल आपको पक्का मिलेगा, वो है आपका फीफा विश्व कप हो गया साहब इस साल वाला, 2026 वाला। इसके बारे में वैसे तो पूरी जानकारी पिछली क्लासों में दे चुका हूँ कि कौन सा क्या कहाँ पे कैसे सब कुछ, वो सब कुछ हो चुका है। ये 23वां जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका परिणाम आ गया, ये हो गया दोस्तों। तो अब बात करते हैं अपन परिणाम की। परिणाम से पहले की खबरें अपन सब कुछ दे चुके हैं कि अमेरिका मैक्सिको कनाडा में हो रहा है, शुभंकर क्या है, कितनी टीमें शामिल हैं, सब कुछ बता चुके हैं। अब परिणामों की बात करी जाए दोस्तों तो इसका जो फाइनल मुकाबला है वो कहाँ पर खेला गया? फाइनल मुकाबला इसका खेला गया है दोस्तों मेट लाइफ स्टेडियम में। इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। मेट लाइफ स्टेडियम जो है वो न्यू जर्सी नाम के इलाके में पड़ता है जो कि अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है साहब, मेट लाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला गया। और इसमें दोस्तों कौन जीता कौन जीता दोस्तों? इस बार स्पेन इसमें जीता, 1-0 से जीता है। और उपविजेता कौन बना, यानी स्पेन ने किसे हराया, ये भी तो पता होनी चाहिए। तो स्पेन ने दोस्तों इस बार हराया है अर्जेंटीना को। किसको? अर्जेंटीना को। और स्पेन ये खिताब जीतने वाला दूसरी बार इन्होंने ये चैंपियन जीता है। स्पेन ने दूसरी बार फीफा विश्व कप जीता है। इस बार अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर ये इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। अब दोस्तों इसमें कुछ और भी तरह के खिताब बंटते हैं। एक को कहते हैं दोस्तों गोल्डन बॉल।
गोल्डन बॉल का जो पुरस्कार है वो किसे मिला? गोल्डन बॉल का पुरस्कार स्पेन के ही खिलाड़ी हैं, उनका नाम है रोड्री। रोड्री नाम के एक प्लेयर हैं स्पेन के, उन्हें गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला। किसको मिला है? रोड्री को। इसी तरह से एक और अवार्ड मिलता है गोल्डन बूट नाम से। गोल्डन बूट का अवार्ड जो मिला है दोस्तों, वो मिला है किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे किसे मिला है? अजीब से नाम है, किलियन एम्बाप्पे। ये बाम्पे जो है वो बाम्पे नहीं है, बाप को मिला है, बाप को, बाप से याद रख सकते हो ना। किलियन एम्बाप्पे ये आपके फ्रांस के रहने वाले हैं। फ्रांस के रहने वाले किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। बूट का मतलब गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है, इन्होंने दोस्तों 10 गोल इस बार किए थे और इन्हें लगातार दूसरी बार ये अवार्ड मिला है। लगातार सेकंड टाइम इन्होंने ये अवार्ड जीता, लगातार सेकंड टाइम, यानी पिछली बार भी एम्बाप्पे को मिला था, इस बार भी एम्बाप्पे को मिल गया। इसी तरह से दोस्तों गोल्डन ग्लव भी मिलता है, गोल्डन ग्लव्स का। तो गोल्डन जो ग्लव्स का अवार्ड मिला है वो भी स्पेन के ही खिलाड़ी को मिला है, उनका नाम है उनाई सिमोन। उनाई सिमोन मतलब स्पेन के ये प्लेयर हैं। तो देखो दोस्तों, ये थोड़े कठिन नाम आपको लग रहे होंगे, क्योंकि अपन लोगों को तो राम श्याम मीरा गीता वही नाम याद करने की आदत है ना, ये अजीब से नाम आ गए। तो फाइनल मुकाबला मेटलाइफ स्टेडियम में हुआ, न्यू जर्सी अमेरिका में। स्पेन ने ये 1-0 से जीता, दूसरी बार ये खिताब जीत लिया। अर्जेंटीना इसमें उपविजेता रहा, यानी अर्जेंटीना को हरा के स्पेन ने जीता है। गोल्डन बॉल का अवार्ड रोड्री को मिला है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट का किसे मिला है? एम्बाप्पे। बूट से कौन मारता है? बाप मारते हैं, है ना। ऐसे चीज़ें लिंक कर सकते हो दोस्तों। वैसे तो मैं आपको बहुत चीज़ें आपको कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं आपको इंसानियत के तौर पर सलाह दे रहा हूँ कि हर चीज़ पे किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब आप लोग अगर इतने निर्भर हो कि कोई लिंक भी संभव वही बना के देंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता। मैं लिंक बना देता हूँ, कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको याद करा दूँ, लेकिन अगर मान लो मैं कहीं लिंक बनाने में समर्थ नहीं हो पा रहा या मेरा दिमाग उस वक्त उतना नहीं चल पाया, तो आप भी तो बना सकते हो। जैसे मेरा अभी दिमाग चला, मैंने 1 मिनट बना दिया। भाई बूट मतलब पापा हमें जूते से मारते थे बचपन में, मारते थे नहीं मारते थे, हर लोग जो है जूते से पिटा होगा, तो बूट से बाप ने मारा, तो बूट का अवार्ड बाप पे। ऐसे ही दोस्तों बॉल का अपने हिसाब से बना लो, मतलब अपनी ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं जब पढ़ता हूँ तो अपने लिंक बना याद कर लेता हूँ। ये ग्लव्स जो है वो साइमन के ग्लव्स हैं, ऐसे याद रख लो। ग्लव्स वो साइमन के हैं, सिमोन के हैं। वो चीज़ें दिमाग में बिठानी पड़ेंगी ना, फैक्ट बहुत हो जाते हैं। तो आपको एक याद रखना है कि जब तक आप कोई ट्रिक व्रिक लगा लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। अगली दोस्तों खबर देखते हैं अपन लोग। इसी में एक अवार्ड होता है जिसको कहते हैं फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड, फीफा फेयर प्ले अवार्ड। फीफा फेयर प्ले अवार्ड ये किसे मिला? ये मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड्स में से एक है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिलेगा? जो टीम जीती है उसे मिल गया, सिंपली। स्पेन जीता, स्पेन को मिल गया। अगर बात करें दोस्तों गोल ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला? गोल ऑफ द टूर्नामेंट है, कुछ हिंदी में लिख दिया, कुछ इंग्लिश में लिख दिया। गोल ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड मिला है वो मिला है दोस्तों सिडनी, पूरा नाम है व्यक्ति का, सिडनी लोपेस कैब्रल। इतना बड़ा नाम आपको याद तो रहेगा नहीं, तो ट्रिक लगा लो जिसकी भी लग जाए। गोल ऑफ द टूर्नामेंट का किसको मिल गया? सिडनी लोपेस कैब्रल को। गोल कौन हो गई साहब? सिडनी गोल हो गई। सिडनी जो है वो गोल हो गई, ऑस्ट्रेलिया की सिटी है सिडनी, वो गोल हो गई। और ये वैसे दोस्तों जो एक देश है कैप वर्डे, वहाँ के ये प्लेयर हैं, कैप वर्डे के खिलाड़ी हैं। तो सिडनी की कैप गोल हो गई, सबसे बढ़िया याद हो गया ना। सिडनी की कैप यानी टोपी जो है वो गोल हो गई। ऐसे थोड़ा सा लिंक करके याद करना आसान रहता है। मैंने जब भी मतलब आपको समझाने का प्रयास किया, बाकी आप समझदार हैं। अगली दोस्तों खबर देखते हैं, वो देखते हैं अपन विंबलडन की। विंबलडन जो है ओपन टेनिस हाल ही में हुआ है। विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता हर साल होती रहती है, तो विंबलडन ओपन टेनिस 2026 का आयोजन अभी हाल ही में हो गया। और इस बार का जो पुरुष एकल है, यानी जो पुरुष वाला खिताब जीता, वो किसने जीता? महिला एकल किसने जीता? फिर से ये हर बार याद करते, याद कर करके मर गए अपन लोग। इस बार दोस्तों जेनिक सिनर ने जीता है।
जैन साहब जीत गए भाई साहब, जैन साहब। तो जैनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ज्वेरेव जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, उनको हराकर जीता, को हराकर जीता, को हराकर जीता। ठीक है साहब। तो पुरुष एकल की अगर बात करें तो जैन साहब ने सिकंदर हरा दिए। अलेक्जेंडर को क्या कहते हैं हिंदी में? सिकंदर कहते हैं कि नहीं कहते? तो जैन साहब की ताकत अलग चल रही है भाई। अब वो जैन साहब नहीं रहे जो लिवर लिवर करते थे, अब जैन साहब को चाहिए फुल इज्जत। किन्हें हराया है? अलेक्जेंडर को है। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जैन साहब के आगे कोई जाने मन नहीं कहलाएगा, जैन साहब खुद अपने आप में जाने मन है। ठीक साहब। अब बात करते हैं दोस्तों महिला एकल की, वो भी इम्पोर्टेंट है। महिला एकल, महिला एकल किसने जीता भैया मेरे? महिला एकल दोस्तों जीता है, वो जीता है, ये आपको याद हो जाएगा, महिलाओं की तुरंत याद हो जाती है, नाम भी इतना प्यारा है, लिंडा। ये तो भूल ही नहीं सकते तुम, लिंडा पिंडा नाम है कि नहीं? तो लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। लिंडा नोस्कोवा, लिंडा नोस्कोवा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। चेक रिपब्लिक जो देश है ना, वहाँ की ये रहने वाली हैं। इन्होंने जीता है। ने जीता, किसे हराकर जीता? तो इन्हें दोस्तों अपने ही देश की करोलिना को हरा के जीता है। करोलिना मुचोवा, करोलिना मुचोवा जो खुद अपने ही देश की हैं, चेक गणराज्य की ही रहने वाली हैं, इनको हराकर जीता, को हराकर जीता। ठीक है। तो लिंडा, लिंडा तो भाई बठिंडा बन गई, लिंडा तो जीती गई, तो नाम तो लिंडा याद ही है। अपने ही देश की कोरोलिना, कोरोलिना को हरा के इन्होंने जीत लिया लिंडा ने। और एक दोस्तों नोट टाइप का और है कि ये जो जैनिक सिनर थे ना, इन्होंने ये दूसरी बार जीता है। इनका ये जैनिक सिनर का ये दूसरी बार जीता है इन्होंने, दूसरी बार। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ आपको मैंने बताई। और वो भी अगर बात करें लगातार दूसरी बार, लगातार दूसरी बार है जब इन्होंने विंबलडन टेनिस जीता। और अगर लिंडा की बात करें तो पहली बार ही इनका ये खिताब जीता है इनने, पहली बार। अब ज़्यादा सही है। विंबलडन ओपन टेनिस के बारे में हमने समझा कि जैनिक सिनर ने सिकंदर को हरा दिया साहब, जैन साहब ने। जैन साहब इटली के हैं और जिस सिकंदर जर्मनी के हैं। लगातार दूसरी बार जैनिक सिनर ने जीता है। महिलाओं की अगर बात करें तो लिंडा जीत गई, जो कि चेक रिपब्लिक की थी। चेक रिपब्लिक की ही अपनी ही देश की करोलिना को इन्होंने हराया। लिंडा का ये पहला विंबलडन ओपन खिताब है। अगली न्यूज़ दोस्तों देखते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है अपनी BSNL से। BSNL छक्का। तो BSNL ने दोस्तों कुछ लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? पहला सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च कर दिया इनने। पहला सैटेलाइट फ़ोन, पहला फ़ोन होता ना मोबाइल, पहला सैटेलाइट फ़ोन, गलत लिख गया, फ़ोन लॉन्च किया। ठीक है। अब ये सैटेलाइट फ़ोन क्या है साहब? ये ऐसा फ़ोन है दोस्तों जो कहीं भी चला जाएगा और टावर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। मतलब एवरीवेयर आप इसको समझ सकते हो कि ये जो BSNL का जो फ़ोन है वो ऐसा फ़ोन है कि भाई साहब इसमें कोई टावर फावर नहीं लगाना, धुआं मचाते हुए उड़ने लगेगा आराम से, नेटवर्क फेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो इवन वेयर टुवर्ड्स कांट रीच, मतलब वहाँ पे भी चलेगा जहाँ टावर नहीं है। तो बिना टावर, बिना टावर, बिना नेटवर्क के चलेगा, बिना टावर बिना नेटवर्क के चलेगा साहब। देख रहा है विनोद। और इसकी दोस्तों अगर कीमत की बात की जाए, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तो BSNL ने कहा है कि लगभग लगभग ये आपको 1,34,000 रुपये का मिलेगा। 1,34,000 रुपये का मिलेगा। अब BSNL को खुद सोचना चाहिए कि इनका जब फ्री में मिल रहा है तब तो कोई ले नहीं रहा, और जब पैसा दे के लेगा कोई 1,00,000 रुपया, 1,34,000 रुपया, तो भाई साहब नहीं लगेगा। इसकी वैसे भी फुल फॉर्म होती थी BSNL, भाई साहब नहीं लगेगा। जब फ्री में बट रहा है तब तो कोई लेता नहीं है। 1,34,000 कोई घंटा ले लेगा। चलो हमें क्या करने, आगे देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है, अगली खबर आ रही है अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो फिजिक्स ओलंपियाड हुआ है इस बार का, 55वां फिजिक्स ओलंपियाड, जो हर साल होता है, बच्चे वगैरह जाते हैं देश से और फिजिक्स ओलंपियाड होता है। इस बार का जो रिकॉर्ड रहा है ना, इंडिया के बहुत फेवर में रहा है। और ये बहुत प्राउड की बात है कि फिजिक्स ओलंपियाड में इंडिया ने धुआं मचा दिया इस बार।
इसका आयोजन दोस्तों वो हुआ कोलंबिया में। कोलंबिया में एक जो शहर है, कोलंबिया के शहर का नाम है बुकारामांगा। बुकारामांगा, यहाँ पे ये आयोजन हुआ है इसका। बुकारामांगा में तो आयोजन हुआ है। बुकारामांगा सिटी बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोलंबिया देश। अब दोस्तों इंडिया से 5 स्टूडेंट गए थे। भारत की अगर बात की जाए तो भारत से कितने देश वो बच्चे गए? 5 स्टूडेंट्स, 5 छात्र गए थे। और इन 5 छात्रों ने सभी ने ही स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण जीत लिया, इनने गोल्डन मेडल जीता है। ठीक है, ये 5 छात्र यानी सभी 5 छात्रों ने, अब सही है 5 ही छात्र गए थे, 5 ही ने ही जीत लिया, तो सभी 5 छात्रों ने गोल्डन मेडल जीता है। अब इन 5 छात्रों ने जब गोल्डन मेडल जीत लिया तो दोस्तों इन 5 के देखो अब हमें नाम याद करने पड़ेंगे, मजबूरी है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। पहला नाम ही बहुत जोरदार है, कनिष्क जैन। अरे हाय, जैन साहब फिर आ गए भैया। तो कनिष्क जैन तो पहला नाम। दूसरा नाम है ऋषित गर्ग का, ऋषित गर्ग। पहले तो आपके कनिष्क जैन हो गए, दूसरे ऋषित गर्ग हो गए, तीसरे हैं दोस्तों रिवेश, रिवेश अनंत, अनंत, रिवेश अनंत इनका नाम है। पूरा नाम है रिवेश अनंत बेटाले, बेंदाले। ये इनका, ये 3 नाम अजीब अजीब से तो नाम है। जैन साहब तो याद हो गए होंगे, गर्ग जी भी याद कर लिए होंगे। कनिष्क जैन, ऋषित गर्ग, रिवेश, रिवेश भी याद कर लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। अगले हैं दोस्तों श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सुरैया। श्रेष्ठ नाम रखो ना, पूरा आपको याद ही नहीं करना। फिर आखिरी है स्वरित जोशी, स्वरित जोशी, स्वरित जोशी। ये 5 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इंडिया की तरफ से कहाँ पे गए थे? कोलंबिया के बुकारामांगो में, ताकि 55वां फिजिक्स ओलंपियाड में हिस्सा ले सकें। सभी 5 छात्रों ने गोल्डन मेडल जीत लिया। कनिष्क ने, कनिष्क जैन याद रखना, ऋषित, रिवेश, श्रेष्ठ और स्वरित, बहुत मिलते मिलते नाम है, ऋषित, रिवेश, श्रेष्ठ और स्वरित। और दोस्तों इंडिया को, क्योंकि सभी छात्रों ने गोल्ड मेडल जीता है, तो रैंकिंग के हिसाब से इंडिया कौन से पर आया है? फर्स्ट रैंक रही है इंडिया की। इंडिया जो है फर्स्ट रैंक रही है, भारत पहले नंबर पर आया। कुछ देश ऐसे हैं जहां से जितने बच्चे आए सभी ने गोल्ड मेडल जीता, तो कई सारे देश इस बार फर्स्ट रैंक पर रहे हैं। फर्स्ट पे भारत तो रह ही रहा है, साथ में दोस्तों जैसे चाइना भी पहले ही नंबर पे है, इसी तरह से कजाकिस्तान भी पहले ही नंबर पे है। अकेले इंडिया पहला नंबर पे नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि मान लो कि अकेला भारत पहले स्थान पे है, या फिर भारत ने चीन को हराकर पहला स्थान हासिल किया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहले पे आपका भारत भी है, चाइना भी है, कजाकिस्तान भी है, इसके साथ में साउथ कोरिया भी फर्स्ट पे है ना। ये थोड़े स्पेशल न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। और ताइवान भी पहली ही रैंक पे है। ये 5 देश हैं। तो आपके सामने करंट अफेयर्स तो हो ही जाती है, मतलब आपको लगता हो यार कितना याद करना पड़ रहा है। अब क्या करूँ मैं, पीसीएस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा में करंट अफेयर्स कितनी डेप्थ में आती है। अरे पीसीएस छोड़ो, लेखपाल की परीक्षा हुई थी, करंट अफेयर्स की क्वेश्चन कितने डेप्थ में थे। वो तो मैंने कराई थी करंट अफेयर्स पूरी गहराई में, इसलिए हमारे लगभग 95% क्वेश्चन लेखपाल में फंस गए। नहीं सोचो अगर ऊपरी ऊपरी कराते तो लेखपाल में करंट अफेयर्स का हमारा कितना नाम खराब हो जाता ना। तो मैं दोस्तों कंटेंट आपको बेहतरीन दूंगा, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। मैं हालांकि कोशिश करता हूं कि आपको एक एक चीज़ समझा दूं, आपको अगर आप रिवाइज करो, मैं भी रिवाइज कराऊं, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये बहुत कम कंटेंट है, आप अगर किसी और का पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा अरे बाप रे, क्रॉनिकल की मैगजीन ले आओगे आप, 50 पेज की मैगजीन आएगी, आप छांट नहीं पाओगे क्या पढूं क्या छोड़ूं। तो मैं कम से कम फ़िल्टर करके देता हूं कि हाँ साहब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया और ताइवान ने पहला रैंक हासिल किया है। कनिष्क जैन, कनिष्क के साथ कनिष्क, ऋषित, रिवेश, श्रेष्ठ और स्वरित ने, सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। 55वें क्रम का ये फिजिक्स ओलंपियाड कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित हुआ। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। जो अगली खबर है वो है वाराणसी से। वाराणसी में क्या फेमस हुआ है अभी हाल ही में? वाराणसी में दोस्तों रोपवे शुरू हो गया। रोपवे चलता है ना, रोपवे, बनारस में रोपवे लग गया। और ये भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है। मतलब आम आदमी जाके, जैसे हम लोग ऑटो कर लेते ना, ऑटो, चल भैया ऑटो वाला, टेम्पू वाला, तब रोपवे में हम लोग नॉर्मली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। भारत का पहला
शहरी सार्वजनिक रोपवे है ये, शहरी सार्वजनिक रोपवे है ये, इंडिया का पहला शहरी सार्वजनिक रोपवे है। अगर बात करें दोस्तों इसकी लंबाई की, तो ये लगभग 3.85 किलोमीटर लंबाई पर चलेगा, इतनी डिस्टेंस के बीच में ये चलेगा 3.85 किलोमीटर। कैंट जो स्टेशन है, कैंट स्टेशन बनारस का, वहाँ से लेके ये जो आप गोदोलिया, जो आप जानते होगे अगर बनारस घूमे हो, तो नहीं घूमे तो फिर तुमने क्या घूमा है। अगर तुमने बनारस में कुछ घूमा ही नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी एकदम, मतलब तुम अपने ऊपर तरस करोगे तो बनारस भी नहीं गए भाई। काशी, काशी जैसी जगह नहीं गए तो भाई जाओ, प्लीज़ जाओ। मतलब कहते हैं ना महादेव की नगरी बनारस, वो बनारस के घाट, वो गंगा आरती, आए है, मतलब तुम काशी नहीं गए भाई तो भाई ज़रूर जाओ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, ज़रूर जाओ। मुझसे पैसे ले जाओ लेकिन चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ। तो भाई चले जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको यार, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी एक सुकून मिलेगा तुम्हें बनारस का भाई। अगला देखो, मैं अपने मम्मी पापा को अभी ज़बरदस्ती भेजा था, मैं 1 मिनट लूँगा। मैंने मम्मी पापा को ज़बरदस्ती भेजा कि पापा आप लोग बनारस जाओ, ज़रूर जाओ। और वो जब लौट के आए ना वहाँ बनारस से, तो वो बनारस के ही हो गए, 3 दिन 4 दिन रुके, वो इतने खुश थे वो बनारस में। उन्हें लगा कि असली जो वाइब्स है ना वो बहुत है भाई। शाम को 6 बजे आप गंगा आरती किनारे, गंगा नदी किनारे बैठोगे, आपको लगेगा क्या सुकून है काशी का। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। जो अगली खबर है वो है अपार आईडी से रिलेटेड। जो अपार आईडी चलती है ना, अपार आईडी अभी कुछ दिनों पहले चली थी शिक्षा के क्षेत्र में। जो एक रजिस्ट्रेशन कराना था, जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही जो बच्चे हैं उन्हें अपना एक आईडी बनवाई थी। इसकी फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ, ऑटोमेटेड परमानेंट ऑटोमेटेड परमानेंट अकादमिक अकाउंट रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट आईडी है, रजिस्टर आईडी। अपार आईडी की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर आईडी। इस पूरे अपार आईडी को के मामले में यूपी दोस्तों पहले स्थान पर आ गया। यूपी का पहला स्थान इसमें रहा है अपार आईडी के मामले में। अपार आईडी ये होती है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको अपना एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि आई एम द स्टूडेंट। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए लॉन्च किया गया था कि पूरे भारत के सभी छात्र मिलकर अपनी एक अपार आईडी बनवा लें, ताकि पता चल सके कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो और आपका स्टूडेंट का स्टेटस क्या है। तो उसके मामले में दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जिसने अपार आईडी में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है, वो आ रही है आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया गया है। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक हाल ही में आरबीआई ने ये जारी किया था। तो इसके मामले में थोड़ा सा ये आप देख सकते हो कि जो भारत का जो स्कोर पहुंचा है, भारत जो है वो स्कोर के मामले में पहुंच गया है 70वें स्कोर पे। इंडिया का स्कोर जो है वो 70 हो चुका है। जब ये दोस्तों आखिरी बार जारी हुआ था, यानी जो भारत की पूर्व स्थिति है, जब लास्ट टाइम जारी हुआ था, वो जारी हुआ था दोस्तों मार्च 2025 में। कब? मार्च 2025 में जारी हुआ था। तब जो इंडिया का स्कोर था, इंडिया का जो स्कोर था वो था 67। इसका मतलब है हाल ही में जो आरबीआई का जो वित्तीय समावेशन है, आरबीआई वाला, मतलब आरबीआई वित्तीय समावेशन सूचकांक, उसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो इंडिया का जो स्कोर आया है वो कितना आया है? 70 आया है। और पहले था, जब पिछली बार जारी हुआ था तो 67 था। इसका मतलब है 3 अंक का स्कोर बढ़ा है। तो इससे स्टेटमेंट आ जाते हैं ना कि पहले से बढ़ा है, पहले से घटा है, तो +3 का इंडिया को फ़ायदा हुआ है। ओके साहब, अगली खबर दोस्तों देखते हैं। वो खबर है भारत टैक्स। भारत टैक्स क्या है ये? भारत टैक्स 2026। तो ये TEX है, TAX नहीं है। टैक्स, इस टैक्स का मतलब होता है कर, टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स वगैरह। ये जो टैक्स है इसका मतलब होता है टेक्सटाइल, यानी कपड़े। तो इंडिया में बहुत बड़ा, दुनिया का मतलब एक भारत का सबसे बड़ा एक टेक्सटाइल इवेंट हो रहा है, वस्त्र आयोजन हो रहा है, जो दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है,
तो नई दिल्ली में जो हुआ है अभी, तो भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन जिसका नाम क्या रखा गया है, भारत टैक्स। क्या रखा गया है, भारत टैक्स। समझ गए। और ये दोस्तों भारत टैक्स जो हो रहा है ना, वो भारत टैक्स का ये 3rd एडिशन है, तीसरा संस्करण है, यानी तीसरी बार ये हो रहा है। और कहाँ हो रहा है दोस्तों ये भारत वाला, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये हुआ है साहब। क्लियर है। अब इसकी डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं हर एक की डेट नहीं कराता, जिसकी कराता हूँ वो वाकई इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका 14 से 17 जुलाई 2026 को हुआ। कब हुआ है, 14 से 17 जुलाई 2026 को। ठीक है। तो भारत टैक्स क्या हो गया, भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 14 से 17 जुलाई 2026 को ये आयोजित हुआ। अगर बात करें दोस्तों उद्घाटन किसने किया, आजकल ये भी बड़ा आ रहा है, तो इंडिया की ये किससे जुड़ा हुआ मामला है, वस्त्र से, टेक्सटाइल से। इंडिया के टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह ने ये उद्घाटन कर दिया, जो कि भारत के केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं, सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। ओके साहब, अगली खबर देखते हैं दोस्तों। भारत टैक्स के बाद जो अगली खबर है वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश और IIM इंदौर ने एक समझौता किया है। यूपी और IIM इंदौर के बीच में एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, शहरी स्थानीय निकाय जिसको कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ शहरी स्थानीय निकाय, इनकी क्षमता को बढ़ाएंगे हम। इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है साहब। तो उत्तर प्रदेश और IIM इंदौर के बीच में किस लिए समझौता हुआ है, ताकि अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इनके बीच में, यूपी और IIM इंदौर के बीच में। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है नेचुरल हिस्ट्री से। नेचुरल हिस्ट्री जो होती है वो अपने कई तरह के म्यूज़ियम्स वगैरह खोलती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो हाल ही में एक नया म्यूज़ियम खुला है दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री का जो नया म्यूज़ियम खुला है, बहुत तगड़ी न्यूज़ है ये। और ये म्यूज़ियम खोला गया है दोस्तों मिज़ोरम में। कहाँ खोला गया है, मिज़ोरम में। मिज़ोरम एक प्रदेश है इंडिया का, आपको पता है। लोग नॉर्थ ईस्ट को याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब असम, सिक्किम, यहाँ इन्हें कहाँ हम लोग इंडिया का पार्ट समझते हैं ना। कभी कभी ना इनकी खबर टीवी पे आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ क्या चल रहा है। मणिपुर 3 सालों से जल रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा। हम तो घूमते रहते इसलिए हमें पता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले 7-8 दिन रह के आया ना गैंगटॉक, तो मैंने मणिपुर मिज़ोरम की पूरी बातें समझी। आपको जान के बड़ा दुख होगा कि यहाँ पे कितने बुरे हालात चल रहे हैं और सरकार देख भी नहीं रही। तो मिज़ोरम में दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम खोला गया। मिज़ोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल। यहाँ खुला गया मिज़ोरम में, आइजोल में ये खुला है। और ये किसके तहत खोला गया है दोस्तों, ये जो घोषणा हुई है वो एक अधिनियम के तहत हुई है, जिसको कहते हैं जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत ये खुला है। ठीक है साहब। यानी नेचुरल हिस्ट्री जो म्यूज़ियम हाल ही में खोला गया है वो मिज़ोरम में खोला गया, मिज़ोरम की राजधानी आइजोल में खोला गया है। जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 के तहत इसे खोला गया है। और ये भारत का 21वां, ठीक है, भारत का 21वां दोस्तों ये क्या है, डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी है। इसको भारत का 21वां ये एक टर्म दिया गया है, डेजिग्नेटेड 21वें क्रम की है ये, डेजिग्नेटेड रेपोजिटरी DR कह देते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये इंडिया का 21वां, कौन सा 21वां डेजिग्नेटेड रेपोजिटरी है ये। और दोस्तों आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो जगह है ना जहाँ पर ये खोला गया है, ये एक यूनिवर्सिटी है जो मिज़ोरम की आइजोल में जो यूनिवर्सिटी है, मिज़ोरम विश्वविद्यालय, वहाँ पे खुला है। मिज़ोरम विश्वविद्यालय ब्रैकेट में लिख भी सकते हो आप। ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है, आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगा
ये पूरी यूनिवर्सिटी एक डाइवर्सिटी वाले एरिया में खुली है। जो जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट होते हैं ना, उसमें पूरी यूनिवर्सिटी है ये। तो इसलिए साथ में लिख लेते हैं कि यह इंडो बर्मा जैव विविधता हॉट स्पॉट में है, हॉट स्पॉट स्थल है, हॉट स्पॉट वगैरह जानते हो ना, इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा आपने, वहाँ पर ये स्थित है। ये दोस्तों पूरी न्यूज़ आपने समझ ली। नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम हाल ही में मिज़ोरम में आइजोल में खोला गया, मिज़ोरम यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत खोला गया है। भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रेपोजिटरी ये है, जो कि इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। क्लियर है? अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली जो खबर है वो है इंडियन क्रिकेट टीम से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्या किया है साहब? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में दोस्तों ऐसा हुआ कि इंडिया की टीम खेलने गई लंदन, और लॉर्ड्स में हुआ मैच। लॉर्ड्स अभी बताया था मैंने कि रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी है, अभी बताया नहीं था? दिखाऊं, याद कराऊं कहाँ पे था? देखो अभी मैं रिवाइज कराऊंगा तब आपको सब याद होगा। आज कई सारी खबर हो गई ना, हो सकता है आप पिछली खबर भूल गए हो। देखो ये था, रोहित शर्मा लॉर्ड्स में इन्होंने क्या किया था, सेंचुरी मारी थी। ठीक है, इसी तरीके से भारत की महिला क्रिकेट टीम भी लॉर्ड्स में मैच खेलने गई, और लॉर्ड्स में इन्होंने पहली बार ही मैच खेला महिलाओं ने। और पहला मैच जो लॉर्ड्स में हुआ वो पहला ही टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ हुआ। इंग्लैंड में ही लॉर्ड्स है, और इंग्लैंड को ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हरा दिया। भाई साहब मज़ा आ गया भाई साहब। तो लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेले गए अपने पहले टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक साहब, मज़ा आ गया ना। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ये बड़ा एक प्राउड मूवमेंट है कि जो लॉर्ड्स वहाँ का मैदान है, इस लॉर्ड्स मैदान यानी इंग्लैंड में ही इंग्लैंड की टीम को पटकनी दे दी साहब। मज़ा आ गया। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है NHIS, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो डेटा जो होता है ना इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर जो मिलता है वो मैं इसमें शामिल करता हूँ। तो ये दोस्तों इंडिया का पहली बार ऐसा हुआ, भारत का ये पहला ऐसा है जो राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण है। भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण, यानी डोमेस्टिक इनकम इंडिया में कितनी है उसको लेके सर्वे किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण है। अब ये किन संस्थानों ने जारी किया, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। संस्थान कौन कौन से शामिल है? तो इसमें दोस्तों एक तो अपनी सांख्यिकी वाली मंत्रालय शामिल है, जिसको कहते हैं सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय, क्रियान्वयन मिनिस्ट्री। इसमें एक तो ये शामिल है, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI इंग्लिश में कहते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। और प्लस इसमें दोस्तों साथ में नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय क्या कहते हैं सांख्यिकी, ऐसे कुछ कहते हैं NSO, मतलब कि समझते हो, आगे लिख दे रहा हूँ मैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स बोल नहीं पता, स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, ये अजीब सा वर्ड है भाई, स्टैटिस्टिक्स। इस दोनों संस्थानों के द्वारा ये आपको क्या मिल गया है, हाल ही में NHIS मिला है, जो इंडिया का पहला नेशनल डोमेस्टिक इनकम सर्वे है, जो सांख्यिकी मंत्रालय और NSO के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है ये। अब इसका दोस्तों टाइम पीरियड क्या रहेगा? टाइम पीरियड भी इसका इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है वो रखा गया है अप्रैल 2026 से लेके मार्च 2027 तक। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। NHIS की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे।
इंडिया का पहला नेशनल डोमेस्टिक इनकम सर्वे, भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण सांख्यिकी मंत्रालय और एनओसू ने जारी किया। अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 तक ये आपको टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। अगली खबर दोस्तों वो है ई जादुई पिटारा। ई जादुई पिटारा, ये क्या है साहब? पिटारा है भैया, जादू का पिटारा है। तो हाल ही में दोस्तों एनसीईआरटी ने इसको लॉन्च किया है। किसने? एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी किस मिनिस्ट्री में आती है? शिक्षा मंत्रालय में। तो मिनिस्ट्री पूछी जाए तो शिक्षा मंत्रालय, संस्थान पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा एनसीईआरटी। तो उसके तहत ये डिजिटल मंच लॉन्च किया गया है। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा गया है ई जादुई पिटारा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद दोस्तों ये है कि ये 3 साल से लेके 8 साल तक के जो बच्चे हैं, 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चों के जो पापा होंगे, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी पेरेंट्स, और जो उनके शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, शिक्षकों, उनके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक साहब, 3 वर्ष से 8 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स के लिए डिजिटल मंच मिला है ताकि वो एआई को लेके चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें, बच्चों को एआई की जानकारी दे सकें। इसमें दोस्तों 3 एआई अवतार भी शामिल किए गए हैं। 3 एआई अवतार। वो 3 एआई अवतार कौन कौन से हैं? एक का नाम है कथा सखी। कथा सखी, एक तो कथा सखी है। एक है अभिभावक तारा, अभिभावक तारा। और एक का नाम है दोस्तों शिक्षक तारा, शिक्षक तारा। ये 3 आपके एआई अवतार भी लॉन्च किए गए हैं इसमें। एआई वगैरह को लेके ना जादुई पिटारा, मतलब ई मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ जादुई पिटारा, जो बच्चे एआई के माध्यम से इतनी मैजिकल चीज़ें कर सकें जो साइंस में बहुत आगे बच्चों को ले जाए। तो एनसीईआरटी की यानी शिक्षा मंत्रालय के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई जादुई पिटारा। 3 साल से 8 साल के बच्चों के पेरेंट्स और शिक्षकों के लिए है। इसी में 3 एआई अवतार भी लॉन्च किए गए हैं, कथा सखी, अभिभावक तारा और शिक्षक तारा। हाल ही में दोस्तों इसी के साथ एक विशेष अभियान भी शुरू किया है एनसीईआरटी ने। उस विशेष अभियान का नाम भी देखो आपको जानना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी के द्वारा है, जिसका किसके द्वारा है? एनसीईआरटी द्वारा है। और नाम रखा गया है दोस्तों प्रॉम्प्ट ऑफ द डे। प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं ना, इतना तो जानते होगे, सीख गए होगे एआई के बारे में। प्रॉम्प्ट आपको देने पड़ेंगे। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कमांड, कमांड देनी पड़ेगी। जैसे प्रॉम्प्ट मतलब अगर जैसे आप चैट जीपीटी पे कुछ भी लिख रहे हो कि इसमें ऐसा कर दूँ, ऐसा होता है ना, कहते हैं ना इस फोटो को ऐसा कर दो, तो जो हमने कमांड दी उसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ऑफ द डे नाम से एक विशेष अभियान भी एनसीईआरटी ने चलाया है। 3 एआई अवतार हैं, कथा सखी, अभिभावक तारा और शिक्षक तारा। ई जादुई पिटारा एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगली खबर है दोस्तों, वो है आपके संग्राम सिंह। कौन है ये संग्राम सिंह? तो ये दोस्तों संग्राम सिंह भारत के एक निशानेबाज हैं, इंडियन फाइटर हैं। ये जो क्या करते हैं, एक तरीके से निशानेबाजी टाइप की करते हैं। तो भारत के ये भारतीय ठीक है फाइटर हो गए एक तरीके से, फाइटर। और इन्होंने क्या किया, हाल ही में स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप जीत ली। किसने? संग्राम सिंह ने। स्ट्राइक एशियाई चैंपियनशिप विजेता बने हैं ये, चैंपियनशिप विजेता। ठीक है साहब, विजेता बन गए भैया, मेरे मज़ा आ गया। स्ट्राइक एशियाई चैंपियनशिप जो हुई है दोस्तों, ये कहाँ हुई है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हुई है दोस्तों मलेशिया में, मलेशिया में हुई है। मलेशिया की में शहर है कुआलालंपुर, वहाँ पे हुई है, कुआलालंपुर, मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई है। और ये किन को हराकर जीते हैं? तो मोहम्मद अली को हराकर जीते हैं। मोहम्मद अली रहने वाले कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। को हराकर जीते। ठीक है साहब। तो संग्राम सिंह बहुत फेमस हुए हाल ही में, क्योंकि ये इंडियन फाइटर हैं, इंडियन एमएमए फाइटर भी इन्हें कहा जाता है, एमएमए फाइटर। इन्होंने स्ट्राइक एशियाई चैंपियनशिप जीती है। मलेशिया में ये स्ट्राइक एशियाई चैंपियनशिप हुई थी। मोहम्मद अली जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने मतलब मोहम्मद अली हारे हैं और संग्राम सिंह
जीते हैं। अगली खबर है दोस्तों, वो है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन, ये भी न्यूज़ है साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्ञान भारतम मिशन। ये ज्ञान भारतम मिशन दोस्तों लॉन्च क्यों किया गया था, आपको मैंने पिछली क्लासों में भी समझाया है। पांडुलिपि को अपलोड करने के लिए, सुधारने के लिए, तो पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए समझ लो, या उन्हें अपलोड करने का मतलब होता है कि उन्हें अपडेट करना है एक तरीके से, अपलोड नहीं अपडेट सॉरी, संरक्षण या अपडेट करने के लिए ये ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया था। अब इसमें क्या हुआ है ना, इसमें फर्स्ट रैंक इसको दी गई है अपने उत्तर प्रदेश को, जिसने सबसे ज़्यादा पांडुलिपियों को अपडेट कर दिया है। पहले स्थान पर यूपी आ गया इसमें, मतलब सबसे ज़्यादा पांडुलिपि अपडेट करने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और अभी तक अगर बात करी जाए जून 2026 तक, उत्तर प्रदेश ने दोस्तों, किसने, यूपी ने कितने 30.1 लाख पांडुलिपि अपडेट कर दी। 30 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियाँ उत्तर प्रदेश ने अपडेट की हैं। अगर यूपी में भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट देखा जाए, यूपी के की अगर बेस्ट 3 ज़िले देखे जाएं, सबसे ज़्यादा किन किन ज़िलों ने उत्तर प्रदेश में पांडुलिपियाँ अपडेट करी, तो नंबर 1 पे है दोस्तों अयोध्या। अयोध्या ने सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ अपडेट करी हैं। सेकंड रैंक पे है आपका उन्नाव, और थर्ड रैंक पे है आपका दोस्तों वाराणसी। इन 3 जिलों ने पांडुलिपियाँ अपडेट करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है कि पांडुलिपियों के संरक्षण और अपडेट करने के मामले में पहला उत्तर प्रदेश चल रहा है, जिसने 30 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियाँ अपडेट कर दी। 3 जिले इसमें बेहतरीन है, सबसे नंबर 1 पे अयोध्या, नंबर 2 पे उन्नाव और नंबर 3 पे बनारस। मिशन कौन सा है ये, ज्ञान भारतम मिशन। और बताओ साहब, सही चल रहा है सब कुछ? आज थोड़ी खबरें ज़्यादा हो गई हैं। मैं दोस्तों सोचा कि थोड़ा सा 1-1.5 घंटा पढ़ना कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, आप लोग तो 3-3 2-2 घंटे पढ़ते ही होगे, तो अच्छे से एक बार जुलाई का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लें, फिर थोड़ा बहुत रह जाएगा वो और करा दूंगा मैं। इसीलिए थोड़ी लंबी क्लास हो गई। लंबी क्लास के ऐसे कोई तोप नहीं चल गई, अभी 1.5-पौने 2 घंटे की क्लास आप दे सकते हो, उसमें क्या है। और कौन सी मेरी रेगुलर 1.5-1.5 घंटे की क्लासें आती है, कभी तो आधा घंटे 40 मिनट की बनाता हूँ। आज फुर्सत में हूँ सनम, तो थोड़ा बना दिया। अगली रिपोर्ट है दोस्तों बॉन चैलेंज। बॉन चैलेंज ये क्या है? बॉन चैलेंज ये जलवायु परिवर्तन वगैरह पे रिपोर्ट अपनी आती रहती है कि दुनिया में पेड़ पौधे कैसे लग रहे हैं, गैसों का क्या मामला है। तो बॉन चैलेंज पर दूसरी रिपोर्ट जारी हुई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये। इस पर दूसरी प्रगति रिपोर्ट हाल ही में ये जारी हुई। कैसे क्या इसका सिस्टम होता है जारी का, तो दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। ये 2011 में शुरू हुआ था ये रिपोर्ट जारी करना। 2011 में बॉन शहर है एक, बॉन क्या है, एक शहर है जर्मनी का, वहाँ से ये शुरू हुआ था। 2011 में शुरू हुआ था बॉन जर्मनी से। इसमें आईयूसीएन और जर्मनी इन दोनों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। यानी आईयूसीएन की जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है और जर्मनी की जो सरकार है, इनके द्वारा ये क्या होता है, बॉन चैलेंज की रिपोर्ट जारी होती है। और इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये जारी किया जाता है? ये इसलिए जारी किया जाता है ताकि जितनी भी भूमि हमारी वन रहित है, जहाँ पे जंगल वगैरह नहीं है, इस वन रहित भूमि को वन युक्त किया जाए। मतलब वन रहित भूमि को फिर से वहाँ पे जंगल वगैरह लगाए जा सकें, वहाँ पे रीस्टोरेशन पेड़ पौधों का किया जा सके। उसको कहते हैं दोस्तों FLR। FLR का मतलब मैं समझा रहा हूँ, फॉरेस्ट लैंडस्केप रीस्टोरेशन। फॉरेस्ट लैंडस्केप रीस्टोरेशन, FLR, फॉरेस्ट लैंडस्केप रीस्टोरेशन। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। तो वन रहित भूमि को FLR बनाना इसका एक लक्ष्य होता है, फॉरेस्ट लैंडस्केप रीस्टोरेशन। ठीक है साहब। इसका जो लक्ष्य दोस्तों रखा गया था, वो रखा गया है कि हम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 2030 तक, कितना, कब तक, 2030 तक पूरी दुनिया में 350 मिलियन हेक्टेयर, 350 मिलियन हेक्टेयर की जो भूमि है, इसको हम FLR में बनाएंगे। FLR में
बनाएंगे, यानी कि 350 मिलियन हेक्टेयर, 350 मिलियन हेक्टेयर की जो जगह जहाँ पे वन नहीं लगे हैं, जंगल वगैरह नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, उस ऐसी भूमि को हम एफएलआर में कन्वर्ट करेंगे। एफएलआर मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे, फॉरेस्ट लैंडस्केप रीस्टोर करेंगे। ओके साहब। अगर दोस्तों भारत की स्थिति की बात की जाए कि भारत का स्टेटस क्या है, तो भारत का स्टेटस बताने के लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है वो है पर्यावरण मंत्रालय। तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसमें अभी हाल ही में रिपोर्ट दी गई है, बॉन चैलेंज वाली। तो पर्यावरण मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि भारत ने वर्तमान अगर सिनेरियो की बात की जाए तो भारत ने सब कुछ अभी भारत के बारे में चल रहा है, तो वर्तमान में इंडिया जो है 21.75 मिलियन हेक्टेयर 21.75 मिलियन हेक्टेयर भूमि को एफएलआर बना चुका है। ठीक है, एफएलआर का लक्ष्य हमने अभी तक 21.75 मिलियन हेक्टेयर का था, वो हमने प्राप्त कर लिया। यानी भारत ने ये जो लक्ष्य था, ये वाला जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य जो है वो प्राप्त किया है। भारत ने 21.75 मिलियन हेक्टेयर वाला लक्ष्य प्राप्त किया है। और वर्तमान में तो ये था 2030 तक का जो लक्ष्य भारत ने बनाया है वो बनाया है दोस्तों 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को हम एफएलआर में कन्वर्ट करेंगे। कितने को? 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को एफएलआर बनाना है। एफएलआर बनाना, ये लक्ष्य रखा है दोस्तों 2030 तक का। पूरी बात समझ में आ गई? तो ये बॉन चैलेंज रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट की शुरुआत 2011 में हुई थी बॉन जर्मनी से। IUCN और जर्मनी दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर जारी करती है, जिसका मकसद है वन रहित जो भूमि है उसको हम एफएलआर यानी कि फॉरेस्ट लैंडस्केप रीस्टोरेशन में कन्वर्ट करेंगे। पूरी दुनिया का जो लक्ष्य रखा है 2030 तक का, वो रखा है कि हम 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को, कितनी भूमि? 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को एफएलआर में कन्वर्ट करेंगे। बात अगर भारत की जाए तो भारत में इसके लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है वो है पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट में लिखा है कि भारत ने वर्तमान जो लक्ष्य बनाया था 21.75 मिलियन हेक्टेयर वाला, वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और जो दूरगामी लक्ष्य हमारा 2030 तक वाला वो ये है कि 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को हम एफएलआर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा 2030 तक का लक्ष्य हो गया। ठीक है साहब। अगर बस इतना और समझना है कि अगर एफएलआर के मामले में शीर्ष राज्य पूछा जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा एफएलआर कहाँ बनाया गया है, तो फर्स्ट रैंक पे दोस्तों अपना जो राज्य है वो है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। ठीक साहब। फर्स्ट अगर वो देखा जाए स्टेट, तो वो है आपका तेलंगाना। ठीक भैया। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पहला यूपी में है, यूपी में पहला तेंदुआ सफारी पार्क खोला गया है। तेंदुआ का सफारी पार्क खोला गया है साहब। तेंदुआ सफारी पार्क यूपी में ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश का ये कहाँ पे खुलेगा दोस्तों? तो ये खुल रहा है आपका पीलीभीत और शाहजहाँपुर का जो वन क्षेत्र है, पीलीभीत और शाहजहाँपुर का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर खुलेगा। पीलीभीत और शाहजहाँपुर के वन क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ सफारी पार्क। और पैसा कितना खर्च हो जाएगा इसमें भाई साहब? 49.44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये क्या हो जाएगी? इतना पैसा खर्च हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ सफारी पार्क कहाँ खुल रहा है? पीलीभीत शाहजहाँपुर के वन क्षेत्र में खुल रहा है, जिसमें 49.44 करोड़ रुपए की लागत आ जाएगी। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। जो अगली खबर है वो है सेमीकॉन कार्यक्रम हाल ही में हुआ है। सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम है ये, सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम। तो ये जो सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम है दोस्तों, ये 15 जुलाई को अभी स्टार्ट हुआ है। 15 जुलाई 2026 को शुरू हुआ है ये। और इसमें सेमीकॉन यानी आप जानते ही हो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनके लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उसका प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। पूरे नेशनल लेवल पे इसकी खूब गूंज चल रही है सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम की। और इसमें दोस्तों कितना खर्चा आएगा, तो ये खर्चा आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है ये, 1,27,500 करोड़ रुपए इसमें क्या होंगे? व्यय हो रहे हैं।
खर्चा जो आ रहा है वो आ रहा है 1,27,500 करोड़ रुपया। 15 जुलाई 2026 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। साथ में दोस्तों अगर आपको मैं ये भी बता दूं कि सेमिकॉन फर्स्ट कब हुआ था। भैया आपने 2 का तो आप समझ ही लिया, 2 तो ये इस साल हो ही रहा है, 15 जुलाई को शुरू हो गया। लेकिन 1 की अगर बात करी जाए तो ये 2021 में शुरू हुआ था, 2021 में हुआ था। उस वक्त जो 2021 का सेमिकॉन था उसमें 76,000 करोड़ रुपए का खर्चा था। तब दोस्तों 76,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कितने? 76,000 करोड़ 2021 में, जब सेमिकॉन 1.0 हुआ था। अभी हुआ है सेमिकॉन 2.0, जिसमें 15 जुलाई को ये प्रोग्राम हुआ और 1,27,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अगली खबर देखते हैं साहब। खबर ही खबर देखते रहो भैया मेरे, खबर ही खबर। अगली खबर है दोस्तों 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बट गए जी। और तगड़ी खबर है, इम्पोर्टेंट तो बहुत है। इतने एक्टर एक्ट्रेस को मिल जाते हैं कि याद करना मुश्किल हो जाता है। 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026, 2026 ये भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कौन सा है? नेशनल फिल्म प्राइज़ है 70वें। अब इसमें दोस्तों पूरी कथा में यही याद रखनी है कि बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी, बेस्ट डायरेक्टर कौन सा, बेस्ट हीरो, बेस्ट हीरोइन। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको, फिर भी याद कराने की कोशिश करेंगे। अगर बात करी जाए दोस्तों बेस्ट फीचर फिल्म की, वो किसे मिला है एक एक करके देखो, याद करने के प्रयास करते हैं। जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है वो मिला है आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को, जिसके डायरेक्टर हैं, एक तो ये दोस्तों हिंदी मूवी है, ये भी याद रखना है कि कौन सी भाषा की है, हिंदी मूवी है। और इसके जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, वो भी हमें समझने पड़ेंगे। इसके डायरेक्टर हैं आदित्य जाम्बले, आदित्य जाम्बले, आदित्य जाम्बले। लो साहब, इतने खतरनाक तो नाम है यार, जाम्बले। तो आदित्य की आर्टिकल, भाई कैसे भी याद करो, आदित्य की आर्टिकल 370 मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है और ये हिंदी मूवी है। इसी तरीके से दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, भाई एक एक चीज़ समझनी है ना। तो बेस्ट जो डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो मिला है राजकुमार पेरियासामी, राजकुमार पेरियासामी को, राजकुमार पेरियासामी को। और ये कहाँ के डायरेक्टर हैं? तो ये दोस्तों तमिल मूवी के डायरेक्टर हैं। ये तमिल की पिक्चरें बनाते हैं। जो इनकी मूवी है, किस मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का मिला है? तो मूवी है दोस्तों वो अमरन मूवी, अमरन मूवी है, तमिल मूवी है वो। उसके डायरेक्टर थे राजकुमार पेरियासामी, पेरियासामी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया। इसी तरीके से दोस्तों अब बात करेंगे बेस्ट हीरोइन की, बेस्ट एक्ट्रेस, फिर उसके बाद बेस्ट हीरो भी देखेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो मिला है दोस्तों यामी गौतम को। यामी गौतम को तो जानते ही होंगे, यामी गौतम को मिला है। और यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में हीरोइन बनी थी, इसीलिए इन्हें ये मिल गया। आर्टिकल 370 तो अपने आप में, आर्टिकल 370 अपने आप में हिंदी मूवी है, तो लिखा ही है साहब। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है यामी गौतम को, जो कि आर्टिकल 370 के लिए मिला। इसी तरीके से दोस्तों बेस्ट हीरो, बेस्ट एक्टर, एक्टर पड़ गए दो नाम याद करने पड़ेंगे। एक जो एक्टर बेस्ट अवार्ड मिला है उनको मिला है दोस्तों जिनका नाम है कार्तिक आर्यन, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। कार्तिक आर्यन को, कार्तिक आर्यन की कौन सी फिल्म के लिए मिला है? चंदू चैंपियन के लिए, चंदू चैंपियन जो अभी तैराकी पे मूवी आई थी ना, बहुत अच्छी मूवी थी, हिंदी मूवी है ये, हिंदी भाषा की फिल्म है। तो एक तो मिल गया कार्तिक आर्यन को। एक दूसरा व्यक्ति और है जिनका नाम है ममूटी, ममूटी एक हीरो हैं। ये मलयालम यानी साउथ इंडिया की जो पिक्चरें आती है ना, तो पिक्चर का नाम है ब्रह्म युगम, ब्रह्म युगम, ये तो मूवी है। और ये मलयालम भाषा की पिक्चर है, मलयालम भाषा की पिक्चर है। उनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए, हिंदी मूवी के लिए। और ममूटी जो कि ब्रह्मयुगम मूवी है मलयालम लैंग्वेज की, तो ममूटी मतलब एक्टर का नाम है, ममूटी तो एक्टर का नाम है, एक्टर को मिला है। पिक्चर कौन सी है? तो ब्रह्मयुगम पिक्चर है मलयालम भाषा की, इसके लिए ममूटी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए
जो कि हिंदी भाषा की है। अभी तो और भाई साहब बहुत याद करना है, एक और अवार्ड मिला है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म। आप लोग सोच रहे होगे अरे दैया इतनी कैसे भैया याद होएगी। देखो करनी पड़ेगी, अगर ऑफिसर बनना है तो इसका कोई विकल्प नहीं है। मैं एक भी न्यूज़ अपने घर से नहीं बता रहा कि मैंने अपने घर पर छपवा ली हो, सारी न्यूज़ आपको पीआईबी में देखने को मिलेगी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में जो चीज़ें आती हैं वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसमें से एक भी खबर ऐसी बता दो जो आपको अप्रासंगिक लग रही हो, गैर ज़रूरी लग रही हो, अनावश्यक लग रही हो, आप नहीं बता पाओगे। मैंने 100 खबरें इसमें फ़िल्टर करी हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। फिर भी हमारी जो आपको मैं जो पीडीएफ देता हूँ वो 20 पेज से कम ही रहती है मोस्टली। तो इतने कम पेज में आपको अगर अच्छी करंट अफेयर्स मिल रही है तो आप इसको ज़्यादा मत समझो। और अगर आपको फिर भी ज़्यादा लग रही है तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट ज़्यादा हो रहा है तो आप कहीं और से पढ़ो। तब आप जब तुलना करोगे तब आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई ये तो इससे तो फिर संभव भैया के बढ़िया था, है ना। मैं मतलब खुद ही जानता हूँ ना, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप दिमाग में आता होगा आपके यार ये तो याद ही नहीं हो रहा, क्या करें। अब कोई इसका विकल्प नहीं है ना, आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन ले आओ, उसमें से आप पढ़ते पढ़ते उसमें भी आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। विकल्प नहीं है भैया, याद ही करना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म देखो, जो पिक्चर आई थी हाल ही में कल की, याद है कल की मूवी आई थी, कल की पूरा पिक्चर का नाम था कल की 2898 AD, ये मूवी का नाम था। और ये तेलुगु भाषा की पिक्चर थी, तेलुगु लैंग्वेज की जो पिक्चर थी कल की 2898 AD, ये सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड ले गई। इसी तरीके से एक और अवार्ड मिला है दोस्तों, वो मिला है जो सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पे जो पिक्चर बनती है। तो सर्वश्रेष्ठ मूवी जो बनी है वो बनी है, बेस्ट जो फिल्म है वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यावरण राष्ट्रीय सामाजिक सामाजिक राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण मुद्दे पर बेस्ट फिल्म, बेस्ट मूवी, इसका अवार्ड दोस्तों जो किसे मिला है भाई साहब, इस पिक्चर का मतलब इस कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया उस पिक्चर का नाम है कैप्टन मिलर। क्या नाम है? कैप्टन मिलर। और ये कैप्टन मिलर जो है वो तमिल भाषा की एक पिक्चर है, तमिल भाषा की। ओके, तो कैप्टन मिलर हैं जिन्हें बेस्ट अवार्ड मिला है सामाजिक यानी सोशल मूवी, इन्वायरमेंटल मूवी जो पिक्चरें आती हैं इन मुद्दों पे, उसकी बेस्ट कैटेगरी का अवार्ड मिला है कैप्टन मिलर को, जो कि तमिल भाषा की एक मूवी है। तो अभी तो और कैटेगरी बाकी है भाई, एक और वो है कैटेगरी जिसको कहते हैं बेस्ट बाल फिल्म, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार, मतलब जो बच्चों पे बनती है बाल फिल्म। इसका अवार्ड किसे मिला है? इसका अवार्ड दोस्तों मिला है 35 चिन्ना, नाम है पिक्चर का, 35 चिन्ना कथा कादू, पूरा नाम है 35 चिन्ना कथा कादू। ये तेलुगु भाषा की पिक्चर है। अब बताओ आप, मैं इसमें से कौन सा अवार्ड छोड़ दूं? कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में, मैचिंग में ही आ गया तो कि भाई इधर एक 4 तरफ ये दे दिए, 4 तरफ ये दे दिए, फिर आप मुझे गाली दोगे कि तुमने तो वो कराया ही नहीं, तुम तो ऊपरी ऊपरी पढ़ा देते हो। तो पढ़ाने वाले तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, ऊपरी ऊपरी कराएं तब भी गालियाँ पड़ेगी, गहराई में कराएं तो लोग कहेंगे कि ये तो दुनिया भर का कंटेंट दे देते हैं। भाई मैं बीच में हूँ, मैंने बहुत फ़िल्टर किया, विश्वास मानिए बहुत छोड़ के करा रहा हूँ, तब भी इतनी आपको न्यूज़ तो करनी ही पड़ेंगी। देखो कोई ज़्यादा न्यूज़ तोड़नी है, एक महीने में आपको 100 खबरें दोस्तों पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको PCS, RO, UPSSC की परीक्षाएं पास करनी है। तो एक महीने में 100 करंट अफेयर्स तो हो जाती हैं, 100 न्यूज़ तो आ ही जाती हैं। एक इसमें दोस्तों एक चीज़ और हुई है, वो है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, बेस्ट सोच रहे हो जिन खत्म हो रही, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ये किसको मिला है? तो ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि जो झारखंड की संथाली लैंग्वेज है उस पर बनी हुई पिक्चर को अवार्ड मिला है, जिसका नाम है अंगन। अंगन मूवी के लिए ये अवार्ड मिला है। संथाली भाषा की ये पिक्चर है, संथाली भाषा की पिक्चर है। और इसके जो डायरेक्टर हैं, भाई मेन चीज़ तो डायरेक्टर ही पूछा गया ना, डायरेक्टर जो जिसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, उस डायरेक्टर का दोस्तों नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मेन अवार्ड डायरेक्टर का ही है उनका नाम है रविराज मुर्मू। इस तरह से फाइनली ये अवार्ड्स कंप्लीट हुए। अवार्ड्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं।
70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 का बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए मिला है। हिंदी की ये मूवी है। निर्देशक इसके आदित्य झांबले हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड राजकुमार पेरियासामी को मिला है, जो कि तमिल भाषा के डायरेक्टर हैं और मूवी इनकी बनी थी अमरन। अमरन के लिए बेस्ट डायरेक्टर है राजकुमार पेरियासामी। बेस्ट हीरोइन कौन है? हीरोइन में हीरोइन यामी गौतम है। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस मिला। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए, जो कि हिंदी भाषा की फिल्म है, और ममूटी ब्रह्मयुगम के लिए, जो कि मलयालम भाषा की फिल्म है। ममूटी हीरो का नाम है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बनी है कल की। वैसे भी लोकप्रिय थी, तो सबसे ज़्यादा आपने देखी भी होगी, खूब चर्चा में थी। कल की मूवी तेलुगु लैंग्वेज की एक पिक्चर है, जिसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण वाली जो फिल्म है वो है कैप्टन मिलर, जो कि तमिल लैंग्वेज की है। कैप्टन मिलर। बच्चों वाली फिल्म है 35 चिन्ना, जो याद भी हो गई होगी, 35 चिन्ना की कथा। तो बच्चों वाली कथा है ये, 35 चिन्ना की, तेलुगु लैंग्वेज की ये चिन्ना कथा है। डेब्यू डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो अंगन मूवी के डायरेक्टर हैं रविराज मुर्मू, जो संथाली भाषा के लिए पिक्चर बनाते हैं। उन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया। इतनी ही करंट अफेयर्स दोस्तों आज अपन रखते हैं। एक बार फटाफट पूरी करंट अफेयर्स रिवाइज कर लें, ताकि खोपड़ी में आपके सारी चीज़ें बैठें। बहुत सी खबरें ना, 10 मिनट लगेंगी, लेकिन रिवाइज हो जाएगा, पूरा आसान रहेगा। रिवीजन कर लेंगे तो, नहीं तो फिर क्या ही दिमाग में घुसेगा। सबसे पहले है साहब, रॉकेट उड़ाते हैं अपन लोग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से। ब्रिक्स नहीं होता है, ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स। ब्रिक्स अब सही है। तो अब खबर उड़ती है साहब। ये जो ब्रिक्स सम्मेलन था 17 से 19 सितंबर नई दिल्ली में हुआ। विशिष्ट अतिथि के तौर पे बांग्लादेश को बुलाया गया। ठाणे क्रीक ये फ्लेमिंगो अभयारण्य है, भारत का पहला फ्लेमिंगो अभयारण्य है, जो कि एआई संचालित बन जाएगा। एआई संचालित पक्षी अभयारण्य बन गया ठाणे क्रीक वाला। रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में लॉर्ड्स में सेंचुरी मार दी। लॉर्ड्स इंग्लैंड का एक मैदान है, और सेंचुरी मारने वाले, लॉर्ड्स में सेंचुरी मारने वाली है, पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं। और ये सबसे उम्रदराज क्रिकेटर भी बने हैं जिन्होंने सेंचुरी मारी है। 29 साल 80 दिन की उम्र में ये मारी है। सचिन तेंदुलकर इससे पहले इस रिकॉर्ड को लेके बैठे हुए थे। 38 साल 327 दिन का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था, जो अब टूट गया है। फिर शब्द लोक क्या था? ये इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम था, जो कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। अमित शाह जी ने कलकत्ता में इसका उद्घाटन किया है, और इसमें 9 प्रकार की गैलरी और 380 भाषाओं का ये पूरा इमर्सिव भाषा संग्रहालय है, जिसका नाम है शब्दलोक। फिर हमने इंडिया ब्रिटेन का मुक्त व्यापार समझौता करा दिया, जो 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि हम $100 अरब का इंडिया और ब्रिटेन का व्यापार पहुंचाएंगे। वर्तमान की अगर बात की जाए तो ये 55 से $60 अरब के बीच में है। फिर हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए, जिनका नाम है अरिजीत ग्रेवाल। क्या नाम है? हरजीत ग्रेवाल। फिर ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका नाम है एंडी बर्नहैम। एंडी बर्नहैम लेबर पार्टी के हैं, जो कि ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिर हमने सौरभ गांगुली देखे। सौरभ गांगुली हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से 12वें खिलाड़ी बने हैं। फिर हमने अंकटाड की मीटिंग करवाई थी, उपभोक्ता संरक्षण बैठक, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी, और इसमें भारत जो है वो अध्यक्ष बना हुआ है। ठीक है, भारत अध्यक्षता में है। फिर हमने पीवी सिंधु की वो समझी न्यूज़, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, जापान ओपन जीतने वाली है, पहली प्लेयर बनी है पीवी सिंधु, और इन्होंने जापान की ही अकाने यामागुची को हरा दिया। पीवी सिंधु जीत गई। अगली थी भारतीय रेलवे को लेके। भारतीय रेलवे ने 99.6% का विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, और इस तरह से पूरी दुनिया में विद्युतीकरण हासिल करने में भारत का दूसरा स्थान हो गया है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, जिसके पास 100% रेलवे विद्युतीकरण है। फिर स्पेन की खबर है। स्पेन में जंगल में आग लग गई और स्पेन ने इमरजेंसी लगा दी। फिर भारत नेपाल का हमने देखा था कि इंडिया की पहली कॉमर्शियल मालगाड़ी यानी वाणिज्यिक मालगाड़ी भारत और नेपाल के बीच में चली है। 40 डिब्बे इस मालगाड़ी में है। कोलकाता और विराटनगर के बीच में ये ट्रेन चल रही है। माल जो है वो लेके जाएगी कैनोला। कैनोला का मतलब होता है सरसों से संबंधित कुछ प्रोडक्ट है जो लेकर जाएगा कैनोला। फिर 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसका शुभंकर क्या रखा है? मयूर। फिर ये फ्रांस में दोस्तों 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया। कहाँ पे? फ्रांस में। शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जी का, और नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी। फीफा वर्ल्ड कप हाल ही में आयोजित हुआ।
वो सॉरी ये तो वो है 2030 वाला जो आयोजित होगा वो पहली बार ऐसा होगा जब 6 देशों और 3 महाद्वीपों में होगा। कमेंट सेक्शन में आपको यही बताना है कि उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को जो 6 देश हैं ये किन किन 3 महाद्वीपों में आते हैं, अलग अलग आप बताइए कमेंट सेक्शन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोप की यात्रा हुई। 3 देश 3 देश इसमें मोल्डोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया जो है वो शामिल हुए। मतलब सॉरी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मुर्मू जी यहाँ पे गई हैं। 19 से 25 जुलाई के बीच में ये 3 देशों की यात्रा करी। सबसे पहले मोल्डोवा पहुँच गई 20 जुलाई को, जिसकी राजधानी है किशनाऊ। राष्ट्रपति यहाँ पे हैं मियाँ की किस है कि नहीं, तो मले हुए संडू हैं, मियाँ की किस करते हुए मोल्डोवा पहुँच गई। मियाँ माल की किस कर ली साहब। फिर उत्तरी मैसेडोनिया गई 21 से 22 जुलाई। यहाँ की जो राजधानी है वो है स्कोपजे, और स्कोपजे में दोस्तों गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया इन्होंने, और स्कोपजे ही मदर टेरेसा का बर्थ प्लेस भी है। फिर ये रोमानिया गई थी 23 से 25 जुलाई। रोमानिया की जो राजधानी है वो है बुखारेस्ट, और रोमानिया के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या निक्सुर डैन। निकम्मे है ना, निकम्मे से याद कराया था ना। फिर कनिष्क जो है कौन है, कनिष्क नारायण बन गए। भारतीय मूल के कनिष्क नारायण ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री बने हैं। फिर ये सारनाथ हाल ही में दोस्तों भारत का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। उत्तर प्रदेश का ये 4था वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये घोषणा कहाँ हुई है, तो दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई है। यूनेस्को की 48वीं मीटिंग चल रही थी बुसान में, वहीं पर यह घोषणा हो गई। एआई पर हाल ही में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल बनाया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यूएनओ द्वारा, जिसमें 40 मेंबर शामिल हैं। सह अध्यक्ष की बात की जाए तो मारिया और योशुआ सह अध्यक्ष। मारिया जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं अनुराग जैन, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने वीवीआर सुब्रमण्यम के स्थान पर अपना सीईओ का पदभार ग्रहण किया है। फिर ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला जो अभी हाल ही में 23वां फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसको भी हमने समझा। ये जो परिणाम है दोस्तों वो ये है कि फाइनल मुकाबला मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में अमेरिका में खेला गया। स्पेन ने 1-0 से अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीता। दूसरी बार ये वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता है। गोल्डन बॉल का अवार्ड इसमें रोड्री को मिला है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं रोड्री। गोल्डन बूट का, बूट से बाप ने मारा था तो किलियन एम्बाप्पे ने ये गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है। फ्रांस के रहने वाले हैं एम्बाप्पे। फिर 10 गोल इन्होंने किए थे, इसीलिए लगातार दूसरी बार इन्होंने बाप्पे ने बूट का अवार्ड जीता। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड जीता है सिमोन ने, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है वो स्पेन नहीं जीता, क्योंकि स्पेन ही इसमें जीत गई टोटल। गोल ऑफ द टूर्नामेंट जीता है, तो ऐसे याद कराया था, कैप जो है वो सिडनी की कैप गोल कर दी मार मार के। तो सिडनी ने कैप वर्डे के जो सिडनी प्लेयर है, ये सिडनी लोपेस कैम्ब्रल, ये सिडनी सिटी नहीं है, नाम है एक प्लेयर का। तो कैप वर्डे के सिडनी ने गोल ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीत लिया। ये हमने फीफा की खबर समझी थी। फिर हमने विंबलडन ओपन टेनिस देखा, जिन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है। जैन साहब ने सिकंदर यानी अलेक्जेंडर को हरा के, जेनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं, अलेक्जेंडर जर्मनी के रहने वाले हैं, हार गए। फिर महिलाओं की बात करें तो लिंडा जीत गई, नाम में ही लिंडा है तो जीत तो गई थी। पहली बार जो है जीता इन्होंने। चेक रिपब्लिक की ही रहने वाली हैं लिंडा, और अपने ही देश यानी चेक रिपब्लिक की करोलिना को हराकर पहली बार लिंडा ने विंबलडन टेनिस जीता। फिर बात करिए हमने बीएसएनएल की, पहला सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च किया है जो बिना टावर के, बिना नेटवर्क के चलेगा, और जिसकी कीमत रखी है 1,34,000 रुपये। 55वां फिजिक्स ओलंपियाड हुआ हाल ही में कोलंबिया के बुकारामांगा में। भारत के सभी 5 छात्र, जिनका नाम था कनिष्क, ऋषित, रिवेश, श्रेष्ठ और स्वरित, इन 5 छात्रों ने गोल्डन मेडल जीत लिया। इंडिया की पहली रैंक आई है, क्योंकि सभी ने जीता है, लेकिन इंडिया के साथ साथ चाइना, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया और ताइवान की रैंक भी पहली आई है। बनारस में रोपवे लग गया। इंडिया का पहला शहरी सार्वजनिक रोपवे है ये, जो 3.85 किलोमीटर की लंबाई पर दौड़ेगा साहब। कैंट स्टेशन से गुदेलिया तक ये जाएगा। फिर अपार आईडी थी, जो अपार आईडी में यूपी पहले स्थान पर है। वित्तीय समावेशन सूचकांक में आरबीआई वाले में इंडिया का स्कोर अब बढ़ के 70 हो गया है। पिछली बार जब 2025 में ये जारी हुआ था तो इंडिया का स्कोर 67 था। भारत टैक्स यानी टेक्सटाइल वाला प्रोग्राम का 3रा संस्करण आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ये भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है। टेक्सटाइल मतलब वस्त्र। ये 14 से 17 जुलाई को दिल्ली में आयोजित हुआ, और इसका उद्घाटन किया टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने।
यूपी और आईआईएम इंदौर ने समझौता किया है ताकि अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को बढ़ाया जा सके। यूपी और आईआईएम इंदौर। फिर नेचुरल हिस्ट्री का म्यूज़ियम लग गया है मिज़ोरम में। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल में जो मिज़ोरम की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लगा है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत ये लगाया गया है और इंडिया का ये 21वां डीआर है यानी डेजिग्नेटेड रेपोजिटरी है और ये पूरा एरिया इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में आता है। फिर हमने भारतीय महिला क्रिकेट टीम से संबंधित खबर समझी थी जो कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड में पहला मैच खेलने गई लॉर्ड्स में, और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ये पहला मैच टेस्ट मैच खेला और इंग्लैंड को ही पटक दिया। फिर NHIS समझा हमने, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे, जो इंडिया का पहला नेशनल डोमेस्टिक इनकम सर्वे है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 तक के टाइम पीरियड का सर्वे ये है, इसी के माध्यम से ये रिपोर्ट जारी होगी। फिर हमने ई जादुई पिटारा समझा, ये ई मतलब इंटरनेट से था, जादुई मतलब AI। तो NCERT ने यानी शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है ताकि 3 साल से 8 साल के बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के साथ AI सीख सकें। 3 AI अवतार लॉन्च किए, कथा सखी, अभिभावक तारा और शिक्षक तारा। विशेष अभियान भी NCERT ने चलाया जिसका नाम रखा गया है प्रॉम्प्ट ऑफ द डे। फिर संग्राम सिंह जो कि इंडियन फाइटर हैं, इन्होंने हाल ही में मलेशिया यानी कुआलालंपुर में आयोजित स्ट्राइक एशियाई चैंपियनशिप जीत ली और इन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद अली को हराया है। नाम क्या है? संग्राम सिंह। फिर हमने ज्ञान भारतम मिशन देखा था जो कि पांडुलिपियों को अपडेट करने के लिए था। उत्तर प्रदेश का इसमें पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश ने जून 2026 तक 30.10 लाख पांडुलिपियों को अपडेट किया है। यूपी के 3 जिले इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाले हैं। पहले पे अयोध्या, दूसरे पे उन्नाव और तीसरे पे बनारस। फिर बॉन चैलेंज रिपोर्ट देखी थी जो कि दूसरी रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई। ये 2011 से ये रिपोर्ट जारी हो रही है। 2011 में पहली आई थी। बॉन जर्मनी ने, जो बॉन सिटी है जर्मनी की, वहाँ पे ये रिपोर्ट उसी में मतलब ये शुरुआत हुई थी। IUCN और जर्मनी सरकार मिलकर ये रिपोर्ट जारी करती है। इसका मकसद ये है कि जो भी जगह बन रहित है उसमें FLR बनाएंगे यानी कि फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन करेंगे, दोबारा से जंगल लगाएंगे और दुनिया में लक्ष्य बनाया गया है कि 2030 तक पूरी दुनिया में 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को FLR में परिवर्तित करना है। इंडिया की रिपोर्ट की बात करी जाए तो इंडिया की तरफ से पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी करी कि वर्तमान जो स्थिति है वो है 21.75 मिलियन हेक्टेयर भूमि को हम FLR बना के अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। 2030 तक का लक्ष्य है कि हम कितना 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को FLR बनाएंगे। FLR बनाने में टॉप पे जो राज्य इंडिया का है वो है तेलंगाना। उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ सफारी पार्क हाल ही में पीलीभीत और शाहजहाँपुर के वन क्षेत्र में स्टार्ट हो रहा है। 49.44 करोड़ रुपए, कितना रुपए? 49.44 करोड़ रुपए में ये पूरा यूपी का पहला तेंदुआ सफारी पार्क बन जाएगा। फिर हमने सेमिकॉन 2.0 कार्यक्रम समझा जो 15 जुलाई 2026 से शुरू हुआ 1,27,500 करोड़ रुपए की लागत से। सेमिकॉन जो 1.0 वाला था वो 2021 में शुरू हुआ था, तब 76,000 करोड़ खर्च हुए थे। अब कितने हो रहे हैं? 1,27,500 करोड़ रुपए। फिर हमने ये पुरस्कार देखे बहुत तगड़े, 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 वाले, जिसमें बेस्ट फीचर अवार्ड फिल्म फीचर वाला मिला आर्टिकल 370 को, जो कि हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं आदित्य जाम्बले। बेस्ट अगर डायरेक्टर की बात करी जाए तो डायरेक्टर हैं वो है राजकुमार पेरियासामी, जिनकी मूवी का नाम था अमरन और ये तमिल भाषा की फिल्म है। बेस्ट हीरोइन की बात करें तो यामी गौतम, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस बनी है। हीरो की अगर बात करें तो कार्तिक आर्यन और ममूटी, 2 लोगों को मिला है। कार्तिक आर्यन की पिक्चर का नाम है चंदू चैंपियन जो कि हिंदी की पिक्चर है। ममूटी की पिक्चर का नाम है ब्रह्मयुगम जो कि मलयालम की पिक्चर है। बेस्ट जो लोकप्रिय पिक्चर रही वो रही कल्कि जो कि तेलुगु भाषा की पिक्चर है। ये सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों वाली जो बेस्ट पिक्चर है उसका नाम है कैप्टन मिलर। कैप्टन मिलर जो है वो तमिल भाषा की पिक्चर है। बच्चों वाली जो है वो चिन्ना पिन्ना, ये तो बच्चों का नाम ही ऐसा है। 35 चिन्ना की कथा है साहब, तेलुगु लैंग्वेज की कथा है ये। फिर डेब्यू वाली जो पिक्चर बोली है वो है अंगन, ये संथाली लैंग्वेज की एक मूवी है और ये डेब्यू कलाकार जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का जो नाम है वो है रविराज मुर्मू। अब ये दोस्तों ज़रूर बताना जो मैंने कमेंट सेक्शन में कहा है फीफा वाला, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि फीफा वाली आप जो न्यूज़ थी उसका कमेंट सेक्शन जरूर बताना। वो न्यूज़ ये गई कि ये जो 6 देश हैं वो 3 महाद्वीपों में स्थित हैं।
कौन से इनमें से 6 देश कौन से 3 महाद्वीपों में, कमेंट सेक्शन में बताइए। जुलाई करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन लगभग हो ही गया। एक वीडियो 1-2 पार्ट का, मतलब हर महीने का 1-2 वीडियो में लंबा बना दिया करूँगा ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, बाकी तो धीरे धीरे आधा घंटे से चलता ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 100 खबर एक महीने में रहती हैं। आप कहीं और से देखेंगे तो आपको 200 खबरें मिलेंगी। मतलब मैं किसी और से कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं अपना बता रहा हूँ कि 100 खबरें तो मेरी भाई करंट अफेयर्स में रहती हैं। अगर आपको ये ज़्यादा लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी बना के रखूँगा। 100 खबरें तो भैया रहेंगी, और इतना आवश्यक भी है। एक महीने में 100 खबर, मतलब इतना भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे अधिकारी बनेंगे, करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।